तो दो तरह के प्रोसेस आपको बताए थे कि एक जो शॉर्टकट है उसमें कैसे तैयारी करना है, और यदि आप चाहते हैं कि पूरी तैयारी हो एक साथ जिसमें कि मेंस की और इंटरव्यू की भी तैयारी होती चले, तो फिर उसमें फिर थोड़ी रणनीति बदलनी पड़ती। कल जो हमने बताया था वो तरीका से प्रीलिम्स बहुत आसानी से निकल जाएगा, लेकिन मेंस में जाकर के फिर अटक जाता है आदमी। मैंने आपको कल भी डिस्कस करते हुए बताया था कि उस तरीके को अगर आप इस्तेमाल करोगे तो प्री बहुत आसानी से निकल जाएगा, लेकिन मेंस में इसलिए अटक जाएगा क्योंकि उसकी जो पॉलिटी है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। हर आर्टिकल के साथ में, हर चीज के साथ में सिलेबस थोड़ा, कल आपको बताया था एक पॉलिटिकल सिस्टम है, पंचायती राज है, पॉलिसी में पब्लिक पॉलिसी है, ये इस टाइप के जो टॉपिक हैं, ये टॉपिक मेंस में जाकर के पूरे एक सेक्टर बन जाते हैं अलग से। तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है, कॉन्स्टिट्यूशन एक आदर्श चीज है, बिल्कुल आइडियल चीज है, बिल्कुल, लेकिन वास्तव में आप देखते हो तो उसमें तो इलेक्शन का प्रोसेस है, लेकिन उसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस के बारे में कुछ बहुत ज्यादा बताया नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई जिक्र नहीं है इस तरह का ऑल इंडिया सर्विसेज का। बस इतना भर है कि ऑल इंडिया सर्विसेज का निर्माण जो है वो एक तरह से राज्यसभा करेगी, राज्यसभा की शक्तियों में आता है कि कोई भी नई ऑल इंडिया सर्विस अगर आपको इंक्लूड करना है तो राज्यसभा उसका निर्माण करेगी, इतना भर आता है। एक केट का आता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का आता है, तो वो कि उनके अगर जो कोई मसले हैं तो वो ट्रिब्यूनल देख लेगा, ट्रिब्यूनल और ये सब चीजें क्यों बनाई जाती है। पर यहां पर है ना वाई वाला और हाउ, ये चीजें ज्यादा होती है कि ये क्यों और कैसे। संविधान में ये जो आप पढ़ते हो तो प्रीलिम्स में वो क्यों और कैसे वाले पार्ट से भी सवाल आते हैं, उससे भी आते हैं। तो जो सरकार की स्कीम है, वेलफेयर स्कीम है, जैसे डीपीएसपी में बोल दिया कि ये कल्याणकारी राज्य की कल्पना को पूरा करता है या सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को पूरा करता है। मेंस में फिर ये आता है कि सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को पूरा कैसे करता है, आखिर शिक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है, महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कर रही है, गरीबों के लिए क्या कर रही है। तो उसके जो कार्यक्रम है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो प्रीलिम्स में भी आते हैं, प्रीलिम्स में भी अच्छे खासे प्रश्न होते हैं उसके। किसानों के लिए क्या कर रही हैं, वीकर सेक्शंस के लिए क्या कर रही हैं, सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या कर रही हैं। तो संविधान है ना बड़ा डायनामिक है, गतिशीलता है उसके साथ में, वो कोई स्थिर चीज नहीं है, इसलिए उसको लचीला भी कहते हैं। संशोधन करना जरूरी नहीं है हर चीज का, मार्केट में चीजें बदल जाएंगी। जैसे लोग खाना खाएंगे, आपके घर पे आके खाना खाएंगे तो दावत का वर्णन है, लेकिन मान लीजिए दावत किस पे देनी है। पहले जो बर्तन होते थे वो घरेलू बर्तनों पे भी दावत हो सकती थी, पत्तल धोना होता था, आपने देखा पेड़ के पत्तों का पत्तल धोना बना दिया जाता था। बाद में अब डिस्पोजल आने लगे, तो शब्द तो दावत है लेकिन चीजें बदल गई, तो वेलफेयर करने के तरीके बदल गए बहुत सारे। तो नए तरीके जो 2021 में 22 में इस्तेमाल हुए हैं या आने वाले समय में जो घोषणा हुई है, उनके सवाल सबसे ज्यादा होते हैं, तो आप बहुत आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उससे आपका मेंस बन जाएगा। और यदि आप कहोगे कि नहीं सर आप जो रटने का बोल रहे हो, लिस्ट का बोल रहे हो, उससे हमारा प्री निकल जाएगा, नहीं, उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। प्री में भी दिक्कत है, मेंस में भी और इंटरव्यू में, तीनों दिक्कत है। इंटरव्यू में वो पुराने वाले जो परंपरागत सवाल है वो 5% रोल है उनका, 95% रोल है कंटेम्परेरी वाला, समसामयिक, अभी का जो विश्व है या अभी का जो भारत है, अभी की जो पॉलिटी है उससे। देखो एक और पॉलिटी जो बात करते हैं हम, इंडियन पॉलिटी, भारत की राजनीतिक राज व्यवस्था, कुछ लोग सिलेबस लिखते समय या टॉपिक का नाम लिखते समय, पढ़ाते समय एक और वर्ड यूज करते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, आपने सुना होगा, है ना, राजनीतिक व्यवस्था और शासन। तो उसमें शासन वाला भाग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो एग्जीक्यूट होने वाला जो भाव है वो वहां आता है। तो उसके पैरेलल फिर बहुत सारी चीजें चलती हैं, आपको उनको पकड़ के, ज्यादा नहीं है, 10 बड़ी चीजें हैं जिनको पकड़ के रखना है। आप वो 10 बड़ी चीजें लिख सकते हो, ठीक है। उसमें सबसे बड़ी चीज है पंचायती राज, यानी कि उसको आप लिखेगा लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार।
स्थानीय सरकार एक बहुत बड़ी चीज है ये, स्थानीय सरकार। दूसरी बड़ी चीज है कंट्रोल एंड रेगुलेशन, नियंत्रण और नियमन, ये दूसरा पार्ट है, कंट्रोल एंड रेगुलेशन। क्योंकि आप जो संवैधानिक संस्थाओं की बात कर रहे हो, अधिकारियों की बात कर रहे हो, तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब के माध्यम से गवर्नेंस होगा। और लोग जो हैं, जिनके ऊपर नागरिक जो कहे जाते हैं हम लोग, उनमें बहुत सारे लोग अज्ञानी हैं, इलिटरेट हैं। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल और रेगुलेशन बहुत जरूरी है, कंपनियों के ऊपर, संस्थाओं के ऊपर, संगठनों के ऊपर, अथॉरिटी के ऊपर। कोई न कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो कंट्रोल करे, तब जाकर के आपका सिलेबस कंप्लीट होगा गवर्नेंस वाला। तो मैं आज आपको थोड़ा सा तैयारी के साथ साथ थोड़ी मैच्योरिटी भी आएगी और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। नहीं तो फिर आप कहेंगे आपने तो लिस्ट बता दी थी, हमने सब किया और बात बनी नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो फिर ज्यादा आसान होगा। फिर मेंस के समय में आपको मुंह उठा करके परेशान नहीं होना पड़ेगा। नहीं तो आप फिर देखोगे, फिर ताकोगे कि ये फिर अब क्या झंझट है, अब इसको कैसे करें। तो इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। तो पहली चीज हो गई आपकी लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार। दूसरी चीजें हो गई कंट्रोल एंड रेगुलेशन। तो कंट्रोल और रेगुलेशन के लिए ट्रिब्यूनल है, प्राधिकरण है, कई तरह की चीजें। ट्राई है, जैसे टेलीकॉम में रेगुलेशन करना है। NHAI, ये अथॉरिटी सड़क निर्माण में लगी रहती है। तो ऐसी बहुत सारी अथॉरिटी हैं, बहुत सारे रेगुलेशन के ट्रिब्यूनल्स हैं, कई जगह ट्रिब्यूनल्स हैं। तो हम उनकी चर्चा भी करेंगे। वो तब आप देखोगे कि हाँ सर, ये वाले क्वेश्चन तो हमने प्रीलिम्स में देखे। अब जो मैं बात कर रहा हूँ इसके क्वेश्चंस आपको एकदम फिर मिल जाएंगे। एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का। तो यहाँ पर एक चीज उसको अलग से लिखो, संविधान में उसका एग्रीकल्चर का उस तरह से वर्णन नहीं है, लेकिन गवर्नेंस एग्रीकल्चर के बिना नहीं हो सकती। तो एग्रीकल्चर के अंदर जाएंगे तो MSP के मुद्दे और सब्सिडी के मुद्दे और तमाम बहुत चीजें हैं, फर्टिलाइजर से जुड़ी हुई, ऑयल प्राइसेस के लिए भी बात करते हैं, क्योंकि हमको मशीन चलानी पड़ती है, ट्रैक्टर चलाने पड़ते हैं। APMCs की बात होती है, किसानों के और उनके ग्रुप बनाने की बात है अभी नए वाले उसमें सिस्टम में। फिर 3 कृषि कानून आए थे और रद्द हुए, तो चर्चा तो होगी, क्वेश्चंस तो रहेंगे, चाहे वो रद्द हो गया लेकिन अभी सिलेबस से बाहर नहीं हुआ है वो। उसके क्या प्रोविजन थे और किन प्रोविजन के कारण उनको रद्द करना पड़ा, उसकी चर्चा तो रहेगी ना। फिर वही हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और वो सब, तो वो सब हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ जोड़ लीजिएगा सहकारिता आंदोलन, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारिता आंदोलन, ये भी यहीं जुड़ा हुआ है। फिर लिखिए रोल ऑफ बैंकिंग इन वेलफेयरिज्म, या यूं कहें कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना में बैंकिंग का क्या रोल है। बैंकिंग का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में हो, क्योंकि माइक्रो फाइनेंसिंग हो, चाहे प्रायोरिटी सेक्टर की बात हो, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात आती है। फिर RBI की मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये सब। तो वेलफेयर करना हो, क्योंकि देखिए जो संविधान है उसमें तो फिर केवल बातें हो जाएंगी, असली में तो कल्याण फिर इकोनॉमी से होता है ना। तो मैं जितने पक्ष आपको बता रहा हूं ये अभी सारे, इनमें वो वाला पक्ष है। तो संविधान के साथ जो गवर्नेंस जुड़ा हुआ है वो इनसे आके कंप्लीट होता है। ये सेक्टर को छोड़ देंगे तो फिर दिक्कत आएगी, फिर आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप सारे जुड़ेंगे। एनजीओ एक बहुत बड़ा पार्ट है। अब
अब संविधान में एनजीओ डायरेक्ट नहीं आते, लेकिन एनजीओ उसी का तो फायदा उठाते हैं जो 19 है, आर्टिकल 19, संगठन बनाने का अधिकार, सम्मेलन करने का अधिकार, एनजीओ। एंड प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूह। दबाव समूह बहुत बड़ा पार्ट है एनजीओ के बाद में, दबाव समूह। क्योंकि आप तो एक लोग, आपके लिए तो डेमोक्रेसी का मतलब एक दिन जाकर के वोट दे देना और उंगली दिखा देते हैं आपकी, ये देखो मतलब हमने निशान लग गया, मतलब हमने वोट दे दिया, मतलब आपकी तरफ से तो हो गई डेमोक्रेसी। अब 5 साल तक प्रेशर कौन डालेगा? 5 साल तक प्रेशर कौन, 5 साल तक डेमोक्रेसी को बनाए कौन रखेगा? तो गवर्नेंस के वहां पर पॉलिटी को कंप्लीट करने के लिए इनका रोल आता है, प्रेशर ग्रुप्स, है ना। जब गुजरात में बात होती तो हार्दिक पटेल आ जाता है, पाटीदार समाज के लोग, जाति के लोग, तो जातिगत समूह भी दबाव समूह होते हैं। कई बार बैंकर्स का ग्रुप होता है, बैंकर्स एसोसिएशन वगैरह जो होते हैं। अभी किसान आंदोलन में कौन सा दबाव समूह था? किसानों का दबाव समूह था, काम कर गया। अब जो काम संसद का है वो बाहर रोड पे हो गया, किसके माध्यम से? दबाव समूह के माध्यम से। इसका मतलब संसद को बाध्य होना पड़ा, तो कॉन्स्टिट्यूशन की तो वो तो एक थ्योरी हो गई ना, प्रैक्टिकल में तो दबाव समूह ने काम किया। अब दबाव समूह को आप आर्टिकल ढूंढने जाओगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में दबाव समूह नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें मिसिंग है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन वो मायने रखती है और कॉन्स्टिट्यूशन को, पॉलिटी को, गवर्नेंस को, सबको प्रभावित करती है। आया ना, उसमें आईएएस आईपीएस भी है। वाकई में देश का शासन कौन चला रहे हैं? भाई उच्च शिक्षा मंत्री का उच्च शिक्षित होना जरूरी है क्या? कृषि मंत्री का किसान होना जरूरी नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री का डॉक्टर होना भी जरूरी नहीं है। वो पशु चिकित्सक है हमारा कृषि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, तो हम सब पशु हैं क्या? हाँ, पशु चिकित्सक का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होने का क्या मतलब है? तो वो बहुत, उसका मतलब कोई जरूरी नहीं है। पोर्टफोलियो जो आपको मिला है वो कोई आपकी क्वालिफिकेशन से नहीं मिला है। कौन देख लेंगे? अधिकारी लोग देख लेंगे, सब सारा काम आईएएस आईपीएस कर देंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन में से माइनस कर दो आईएएस आईपीएस तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू उसका एग्जीक्यूशन जो है वो 0 हो जाए। आप कहोगे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखे हैं पद वो तो सारे मौजूद हैं, वो तो सब काम करते हुए दिख रहे हैं, कैबिनेट भी काम करती हुई दिख रही है, मंत्री ने पद की शपथ भी ली है और कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल लागू भी हो रहे हैं, और इसका मतलब वर्किंग है, वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन क्या उससे देश चल रहा है? नहीं, बोले देश तो रुका हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन वर्किंग है लेकिन देश रुक गया है। क्यों? क्योंकि जो असली काम करने वाले हैं वो वहां से मिसिंग है। तो असली काम करने वाले आईएएस आईपीएस है, असली काम उन्हीं से होता है। ऑफिस उनके बिना नहीं चलता। मंत्री बैठ जाए तो उससे ऑफिस नहीं चलता, विधायकों के, सांसदों के बैठने से ऑफिस नहीं चलता। दरअसल वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो फॉलो अप करते हैं और जो उस पूरा उस काम को आगे ले जाते हैं, अंजाम तक पहुंचाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, जनता को जो लाभ पहुंचता है और एसेंशियल सर्विसेज की जो एक्सेस उन तक पहुंचती है उसको बोलते हैं। तो वो जो बैंकिंग रोल ऑफ लिखा ना आपने, वहां ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, उसको लिख लीजिएगा वित्तीय समावेशन। तो आज मैं आपको एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा हूं, संविधान का कार्यान्वयन कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर ये आपको नहीं पता और ये साथ साथ में अगर आप करते हुए नहीं जाते हैं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, और ये उधर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सब चीजें उतने अच्छे से लिखी हुई नहीं। तो कितना हो गया? मैंने आपको 10 का बोला था, क्यों 4 क्यों हुए? नहीं, उन्हें उसको ऐड भी कर दोगे तो भी। पहला क्या था? लोकल गवर्नमेंट। सेकंड कंट्रोल एंड रेगुलेशन। एग्रीकल्चर लिया था हमने। फोर्थ रोल ऑफ बैंकिंग कर लो, चलो ठीक है। कोऑपरेटिव मूवमेंट एग्रीकल्चर के बाद लेना है, ठीक है। नहीं 5 क्यों हुए अभी? तो उसके बाद तो और बता दिया मैंने।
एनजीओ बताया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बताया, ये सब अलग से आएंगे। दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप, एक साथ कॉमा लगा के नहीं करना आपको, अलग अलग करना है, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप अलग आएगा, प्रेशर ग्रुप अलग आएगा और एनजीओ अलग आएगा, क्योंकि ये सब टूल्स है ना एग्जीक्यूट कराने के, टूल्स हैं, ये काम करते हैं। सरकार गिर गई मनमोहन सिंह की, देखा जाए तो किस पे, वो लोकपाल बिल वाले पे जो है इंडिया अगेंस्ट करप्शन बना और अन्ना हजारे ने आंदोलन किया और वो इतना सफल हुआ कि सरकार गिर गई, मतलब एक नकारात्मक पूरा फैल गया उसके खिलाफ कि बस ये भ्रष्ट सरकार है और ये किसी काम की नहीं है और इसको हटाओ, और वो नैरेटिव हुआ, उसके वजह से नरेंद्र मोदी आ गए, उधर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आ गए। मतलब कांग्रेस कितनी बड़ी खलनायक सिद्ध हो गई। तो ये किसने किया? कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या इसकी व्यवस्था? बस वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच और वो तो है, लेकिन प्रेशर ग्रुप, वो प्रेशर ग्रुप था, वो प्रेशर ग्रुप आया, उसने प्रेशर बनाया और काम कर दिया। अभी किसान आए और अपना आंदोलन किया और खत्म, कानून खारिज करा दिया। तो प्रेशर ग्रुप अपना काम करा ले जाते, जबकि प्रेशर ग्रुप का वर्णन एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। मीडिया का वर्णन भी कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बाहर बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं नहीं कहा मीडिया के बारे में कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, वो तो तीन ही स्तंभ मानते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। ये तो बाहर मीडिया का, अखबारों का शब्द है ये चौथा स्तंभ, फोर्थ पिलर। कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है वो, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे उसके ऊपर कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी नहीं है, प्रसार भारती भी उतना कंट्रोल नहीं करता। एडिटर्स गिल्ड और वो क्या क्या उनकी जो संस्थाएं हैं, चैनल जो वगैरह है, वो आपस में ही अपने एक दूसरे को रेगुलेटरी, ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटर वो उनका करते रहते हैं। लेकिन सरकार ने अभी कोई ट्राई जैसा अभी कुछ बनाया नहीं है वहां पे कि चैनल्स को सबको कोई कंट्रोल करता हो सरकार की तरफ से, अभी नहीं किया है, क्योंकि वो प्रेस की अभिव्यक्ति उसके ऊपर आता है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे एक तरह से वो आ जाता है, इसलिए उसको नहीं किया। तो ये, और इसके अलावा आप ले सकते हैं चुनावी चंदा, ठीक है, उसकी व्यवस्था भी नहीं है संविधान में। एक प्रस्ताव आया था संविधान में कि सरकार जो है कोष बनाए, एक फंड बनाए और प्रत्येक व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है उसको उसमें से अलॉट करे फंड। जो भी चुनाव लड़ना चाहता है उसको, जैसे 10 लोग हैं तो सबको 1-1 लाख रुपया दे, फिर उस 1 लाख रुपए में वो अपना चुनाव लड़े। पर वो सुझाव जो है वो माना नहीं गया। लेकिन चुनावी चंदा और ये सब, तो आप इसको ये कह सकते हैं कि रोल ऑफ मनी इन इलेक्शन, प्लूटोक्रेसी बोलते हैं जनरली हम इसको। पूंजीपति लोगों का राजनीति में हस्तक्षेप, इंटरफेयर, या पूंजीपतियों के द्वारा, तो ये कितना बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। अब ये चीज उसमें नहीं है और इसके ऊपर कोई कंट्रोल भी नहीं है, ठीक है। तो बाकी सबका जिक्र है, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूं इनका जिक्र वहां है नहीं, लेकिन ये राजनीति को भी प्रभावित करते हैं और कल्याणकारी राज्य के कंसेप्ट को भी प्रभावित करते हैं, है ना। और सरकार की स्कीम, लास्ट है, सरकार की स्कीम, प्रोग्राम यानी कार्यक्रम और प्लान यानी योजनाएं। स्कीम मतलब योजनाएं और प्रोग्राम और प्लान। कभी हम प्लान बोलते हैं, कभी प्रोग्राम बोलते हैं, कभी स्कीम बोलते हैं। ये भी संविधान में नहीं आती, ये भी सरकार अलग से चलाती है, लेकिन एग्जीक्यूट करने के लिए चलाती है, ठीक है। ये 10 चीजें जो है, अब आप देखो कि आप प्री का जो प्रश्न पत्र उठाते हो उनमें इनमें से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं कि नहीं? इनमें से बहुत सारे प्रश्न होते हैं। अब ये सिलेबस हो जाएगा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, भारतीय शासन और राजनीति। क्या हो जाएगा सिलेबस का? आपका टॉपिक का नाम हो जाएगा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। कब जब हम केवल इंडियन पॉलिटी बोलते हैं तब ये गवर्नेंस वाला पार्ट जो है
ये थोड़ा सा छूटा छूटा सा लगता है। फिर पूरा गवर्नेंस नहीं, थोड़ा सा गवर्नेंस से बाहर का भी है, लेकिन पॉलिटिक के इर्द गिर्द वाला है, बिना उसके पॉलिटी संचालित नहीं हो सकती। अब जाकर के आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आप इन सब को जब अब मेंस का पेपर आप देखोगे तो 60% मेंस का पेपर इनसे बनेगा, इन 10 चीजों से। आपका 60% मेंस का पेपर इन 10 चीजों से बनेगा, क्योंकि उधर पूछने लायक प्रीलिम्स में हो गया, आपका नॉलेज टेस्ट हो गया, आर्टिकल कौन सा है, संविधान संशोधन कौन सा है, भाषा कौन सी है, क्या है, ये सब उन्होंने पूछ लिया। आप प्री पास हो क्या है, मतलब मेंस में अब आपका विचारधारा और कार्यक्रम और एक प्रशासनिक अधिकारी का जो मस्तिष्क है वो तलाशा जाएगा कि आप प्रशासनिक अधिकारी बनने लायक है कि नहीं। तो 60% ये पार्ट पूछा जाएगा। इसलिए मेंस की तैयारी और इंटरव्यू की तैयारी, और इंटरव्यू में तो पूरा 99% फोकस इसी पे रहेगा। उनका उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा कि आप 243 बताओ वो क्या है, इसमें नहीं रहेगा, उनका फोकस इस पे रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे आप महिला आयोग की बात करें, या महिला आयोग तो फिर वो अलग हो जाएगा, इसमें आ गया, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप उसमें ले लेंगे हम लोग, एनजीओ में भी ले लेंगे। लेकिन जैसे आप बात करेंगे कमजोर वर्गों के प्रावधान, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में पर्याप्त डिस्कस हुआ है, मौलिक अधिकारों में आ जाएंगे वो, बल्कि उनके लिए अलग से कमीशन बने हुए हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग, एससी आयोग, एसटी आयोग, कमीशन बने हुए हैं, जगह जगह पर आरक्षण की बात कही गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर्याप्त है, और बाद में संसद ने कानून बना करके भी बहुत सारी चीजें कर दी है। और 3 बड़ी चीजें मैंने आपको प्रश्न के उत्तर में लिखने के लिए बताई थी, खास करके मेंस में। वो 3 चीजें आप फिर स्ट्रक्चर में लिख लो। फर्स्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, बताया था आपको। सेकंड होता है स्टैट्यूटरी प्रोविजन होता है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, सेकंड स्टैट्यूटरी प्रोविजन। पहला हो गया आपका संवैधानिक प्रावधान, दूसरा वैधानिक प्रावधान, वैधानिक जो कानून बना करके मिले, कानूनी प्रावधान। दूसरे नंबर पे कानूनी प्रावधान, पार्लियामेंट ने जो कानून बनाए, आपकी स्टेट लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाए, वो वाले कानून। एंड थर्ड सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस, समय समय पे जो डिसीजंस आते हैं। अब ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के सीधे पार्ट है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट में कानून बनाने की व्यवस्था है। कानून बनाने की प्रक्रिया किसमें वर्णित है? कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसलिए वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ। और तीसरा है सुप्रीम कोर्ट, चूंकि संरक्षक है संविधान का, तो वो व्याख्या करता है समय समय पे और डिसीजन देता है। तो उस डिसीजन के अकॉर्डिंग वो प्रेसिडेंस मान करके दूसरे जो कोर्ट हैं या फ्यूचर में लोग उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जज लोग जो है, ये अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं कि जजेस किस फिलॉसफी पे काम करते हैं, किस साइकोलॉजी में। तो जजेस की साइकोलॉजी का एक शानदार आर्टिकल था, बहुत अच्छा आर्टिकल था, कि उनमें भी पूर्वाग्रह होते हैं। पूर्वाग्रह किस प्रकार के होते हैं? जैसा उनका बैकग्राउंड होता है वैसे फैसले देते हैं, क्योंकि उसने भी बचपन से जैसा सोशलाइजेशन जज का हुआ है, जो देखा है वैसे ही होता है। अब ये यूरोप में भी होता है, ये अमेरिका में भी होता है, और ये इंडिया में भी होता है। दुनिया का कहीं का भी जज उठा के देख लो, वो अपने पूर्वाग्रहों से ग्रसित होता है, जैसी उसकी सोसाइटी होती है। मध्य प्रदेश के एक जज ने कहा कि ये रेपिस्ट है, इसने राखी बंधवा लो लड़की से, तो बोले अब बात खत्म, तो ये तो कोई मतलब नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि ये 16 साल की लड़की का एक 23 साल के सरकारी अधिकारी ने रेप किया, तो उन्होंने कहा तुम उससे शादी कर लो। अब 16 साल की लड़की से तुम कैसे शादी करा सकते हो, और उससे उसका पाप कैसे धुल जाएगा? ये सुप्रीम कोर्ट का वकील है, वो सुप्रीम कोर्ट का जज है। एक ने कहा कि मोदी जी तो अवतार है और हम सबका उद्धार करने के लिए आए हैं, एक जज ने ये कहा। तो अब ये यहाँ फिर पूर्वाग्रह आ गया कि चूंकि आपको मोदी जी पसंद है इसलिए आपको वो अवतार लगते हैं। तो कई लोग तो उसका स्वागत करेंगे कि तो जज साहब ने बहुत जोरदार बात कह दी, लेकिन अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल और उसके हिसाब से ठीक नहीं है। वो कहाँ का, असम त्रिपुरा का कहाँ का वो जज था। तो अजीबोगरीब बयान है जजों के, कुछ भी फैसले होते हैं, मतलब उनके कमेंट अब अगर आप देखोगे तो वो उस पर जुड़ा है कि उनके पूर्वाग्रह है।
वो पूर्वाग्रह है। ऐसे तो फिर सारे रेपिस्ट जो है वो सड़कों पे घूमेंगे भाई, सभी लोग राखी बंधवा लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात। जेल में रहने से तो अच्छा ही राखी बंधवा लो, उसमें क्या दिक्कत है। तो इतना सस्ता सॉल्यूशन दे दिया उन्होंने। इसका मतलब पेट्रियार्की। कई जगह महिलाएं अपना अधिकार मांगने जाती है तो जज समझा देते हैं कि बेटा देखो उनसे बेर नहीं करना, आखिर वो तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे पिताजी हैं, ये इस टाइप से बात करने लग जाते हैं, जज समझा देते हैं कई जगह। तो दरअसल वो किस मानसिकता का है जज, वो उससे छुड़ा थोड़ी पाता है। वो जज बन के भी वही रहता है। जज की कुर्सी पे बैठ जाने से क्या फर्क पड़ता है। तो पूर्वाग्रहों से वो बाहर नहीं आ पाते। ये पूरी दुनिया की बीमारी है। पूरी दुनिया में जितने भी जज है, उसने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था कि ये समस्या जो है ये बहुत समय से है और इसके ऊपर डिस्कस हो रहा है कि इनके लिए कुछ ऐसी गाइडलाइन हो, इस तरह का हो, इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, उस तरह से। अब ट्रेनिंग भी दोगे तो भी उसकी पूरी जिंदगी जो बीती है जिस तरीके से, उसको आप कैसे मिटाओगे। उसके तो कुछ विचार हैं और उसके विचार ऐसे ही हैं। केरला का जज है तो उसका केरला का वातावरण अलग है, शिक्षा भी अलग है, वहां क्रिश्चियनिटी है, तो वहां कई तरह के आपको वो चीजें देखने को मिलेगी। तो आपको अलग अलग चीजें, ठीक है। तो संविधान निर्माताओं ने जो है हमारे लिए यहाँ जो एक तरह की आचार संहिता बनाई है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो बड़ी सोच समझ के बनाई। उस समय में बहुत तरह की चर्चाएं हुई थी, उसमें सेक्युलरिज्म की भी थी, इसकी भी थी, समाजवाद की भी थी, बहुत सारी चीजें थी। तो ये सब हम लोगों ने ऐसे ही नहीं अपनाया, बहुत सोच समझ करके अपनाया। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन गाइड करता है, इसलिए आप भावुक नहीं हो सकते, इमोशनल होकर के नहीं करना। इमोशनल इंटेलिजेंस रखना है। क्या रखना है? इमोशनल इंटेलिजेंस। वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एथिक्स वाले। तो ये इसलिए ये जो एग्जीक्यूशन है इसमें बहुत सारे पार्ट प्ले करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल मिलेंगे। एक 7 सीन्स ऑफ जजेस, वो कोनुमा पॉल का है, वो आर्टिकल निकाल लेना। जजों के पाप, 7 बड़े पाप, कौन कौन से 7 बिग सिंस हैं, बिल्कुल एकदम। उसमें जजों को प्लेगरिज्म वाला भी है, कॉपी पेस्ट करते हैं जज, प्रेसिडेंस के हिसाब से चलता है। कोई भी जज नया जजमेंट देने से बचता है, पहले से किसी ने दिया है तो उसको कॉपी पेस्ट करना चाहता है नया जज, इसलिए क्योंकि उसमें उसकी बुराई नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी दिया, वो बोल देगा तो इन्होंने दिया था, मैंने ये उस हिसाब से दे दिया, तो कॉपी पेस्ट कर देते। एक ने तो, उमा पॉल ने तो लिखा था कि 1.5 पेज तक उसका पैराग्राफ ही खत्म नहीं हुआ, तो उसको एक सांस में कॉमा भी नहीं आता, फुल स्टॉप भी नहीं आता, तो उसको वहां से पढ़ना शुरू करो तो आखिरी तक तो वो कहना क्या चाहता था उसका मीनिंग निकालने के लिए फुल स्टॉप तो बहुत जरूरी है, या कॉमा जरूरी है, तब तो कुछ मीनिंग रखें, सांस लेंगे कि नहीं। अल्प विराम, पूर्ण विराम तो होना ही चाहिए। तो ऐसा जज ने फैसला लिखा। तो बहुत बेतुके फैसले होते हैं और कई जगह पूरे पूरे बिना शर्म के कॉपी पेस्ट होते हैं। बोलते हैं अरे ये पूरा का पूरा उसने दिया हुआ है, आपने ये कर दिया। बोले नहीं, बस यही है। और मैं एक और बात बताऊं आपको, ये तो ठीक है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात हुई, यहाँ के जितने तहसीलदार हैं और ये जज हैं, इनके फैसले मार्केट में लिखे जाते हैं पैसे में। जो टाइपिस्ट होते हैं वो लिखते हैं। आपने तो कोर्ट में लगाया तहसीलदार की, आपने लगाया एसडीएम की कोर्ट में, आपने लगाया कलेक्टर की कोर्ट में। अब उनको फैसला लिखना ही नहीं आता। और जो दूसरे जज हैं, उनके जो एक्सपर्ट वकील होते हैं, वो 20-20 हजार 50-50 हजार रुपए फैसला लिखते हैं, फीस लेते हैं उसकी। जैसे आप एप्लीकेशन टाइप कराने जाते हो ना, तो उसके पैसे लगते हैं, जबकि आवेदन तो आप भी लिख सकते हो कि मुझे जाति का प्रमाण पत्र बनवाना है, महोदय जाति का प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें। लेकिन कुछ लोग अनपढ़ हैं तो 500 रुपए ले लेता टाइपिस्ट ये बात लिखने का, कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, मेरी उम्र ये है और मैं निम्नलिखित ये प्रमाण दे रहा हूँ और मुझे प्रमाण पत्र। 500 रुपए ले लेता हो बाहर वाला टाइपिस्ट, जो टाइपराइटर लेके जो बैठा रहता है। केवल इतनी सी बात है, बस ये है कि वो थोड़ा उसको स्टेपल कर देता है और कागज को जमा देता है और आपको यूं दे देता है, आपको सिर्फ जाके वहां देना है।
वो सबका कागज वो एक साथ इकट्ठा करके दे देता है, जिसकी फोटोकॉपी लगनी है उसको पता है, ट्रांसफर बोलता है क्या सलाहकार, यातायात सलाहकार या सहयोग, यातायात सहयोग। अब ये क्या सहयोग है, सब दलाल है। तो भाई कलेक्टर बन गए तुम, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, और जज बन गए तुम इधर लोअर कोर्ट में, उनमें तो अपने फैसले लिखो ना। आता ही नहीं लिखना, फैसले मार्केट में लिखे जाते हैं पैसे से, और अगर वो उससे मिल जाए तो, जब मार्केट में लिखने वाले कोई उसको 10,000 लिखने को मिले और तुम 50,000 दे आओ तो आपके हिसाब से लिख देगा फैसला उसमें इस टाइप के दांव पेच डाल देगा कि उससे आपको फायदा हो जाए, या अपील करना आसान हो जाए हाईकोर्ट में। बहुत बुरी हालत है देश की, बहुत कम IQ है हमारे जजेस का लॉ वाले फील्ड। और ये इधर सिविल सर्विसेज वाले भी ये रट के जरूर पहुंच जाते हैं, अपने फैसले नहीं लिख सकते खुद के, इसलिए मेंस अच्छी कस के लेते हैं इसलिए मेंस में अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहिए, मन से लिखने वाली। जो लोग बोलते हैं नहीं हमने ये रट के और मेंस में लिख दिया, तो वो वैसे लोगों का पास होना मुश्किल हो रहा है इन दिनों में मेंस में। इसलिए क्वेश्चंस की डिमांड ऐसी आ रही कि क्वालिटी आए। लोग तो हैं, मन से लिखने वाले लोग हैं, वहां फिर मन से लिखना पड़ेगा ना, वो भी तो जिंदगी भर लिखना है आपको फैसले। तो 9 पेपर होंगे आपके बाद में, IPC होगा, CRPC भी होगा, CPC भी होगा, MPLRC भी होगा, ऑर्डर राइटिंग सबसे आखिरी पेपर होगा, ऑर्डर राइटिंग। अब ऑर्डर राइटिंग मतलब आदेश लेखन, यानी कि कोर्ट का आदेश कैसे लिखोगे, तो एक पेपर होता है उसका, LLB में भी होता है, उधर भी होता है। लोग इधर तो देख देख के पास कर लेते हैं। कई बार क्या असिस्टेंट ले चला जाता है ना, IAS, एक डिप्टी कलेक्टर को ले गया, एक बाबू को ले चला गया जो ऑर्डर लिखवा के लाता है बाजार से, तो वो सीख लिया उसने। फिर कलेक्टर अगर किताब लेके बैठ जाए, किताब भी अलाउ है कई मामलों में, लेकिन ऑर्डर राइटिंग में तो आपको कंडीशन दे दी जाती है कि ये कंडीशन थी और आपने ये तय किया, अब इसका फैसला लिखो। परिस्थिति केस स्टडी बता दी आपको, अब उसका फैसला लिख के बताओ। तो फैसला आपको वहां लिखना पड़ता है, तो वो उसके अपने बाबू से लिखवा लेता है, वो बैठा रहता है, और फिर कॉपी जमा करा के आ जाते हैं। तो फर्जी परीक्षा होती है, डिपार्टमेंटल एग्जाम के नाम पे खाना पूर्ति होती है, तो वो सब कचरा हो जाता है बाद में जाकर। हम लोग तो इन सब फेज से गुजरे हुए ना, तो हमको पता है मार्केट में। तो अब सोच लो आप जुडिशरी के प्रति कैसे सम्मान व्यक्त करोगे। फिर उनको बुरा भी बहुत लगता है, कंटेम्प्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है, कोर्ट की मानानी भी बहुत जल्दी हो जाती ना, अवमानना हो जाती है बहुत जल्दी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। आता जाता कुछ है नहीं और बुरा बहुत लगता है, तो बहुत बुरी स्थिति है। उसके बावजूद केस बहुत पेंडिंग है, इसलिए पेंडिंग है कि फालतू के केस हैं। इसलिए ग्राम न्यायालय की व्यवस्था की गई थी कि 50 तरह के केस तो यहीं खत्म हो जाएंगे गांव में। एक स्कूटर वाला उधर से आया था, ये ऐसे पैदल जा रहा था, उसने टकरा दिया, वहां 3 साल तक कोर्ट में केस चल रहा है, एक फाइल भी रखी हुई है, दोनों तरह के वकील भी इंगेज हैं, और एक जज को केस मिला हुआ है तो केस की संख्या में काउंट हो गया कि इसको 545 केस दे रखे हैं, नया नहीं दे सकते। वो खोदा पहाड़ निकली चुईया है, कुछ नहीं है उसमें। ऐसे ही था कि मैं अपने खेत पे जाना चाहता था, इसने पिटाई कर दी, ये मुझे अपने खेत पे नहीं जाता, तो ईज़मेंट का अधिकार है, खेत पे तो जाने देना पड़ेगा उसको, क्योंकि खेत किसी के बीचों बीच है, तो अपने खेत पे तो जाएगा ना आदमी, तो उसको रास्ता देना पड़ेगा। अब ये बात वो 4 साल बाद सुनाएगा, ये सरपंच गांव में ग्राम न्यायालय में 2 दिन में कर सकता है, उसको पता भी है कि इसका खेत वाकई में जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है। तो ये जो चीजें हैं, ऐसे बहुत सारे ग्राम न्यायालय में, यही पंचायती राज में यही था कि बहुत सारे ऐसे केस हैं जो तहसीलदार के अधिकार हैं, जज के अधिकार हैं, पुलिस के अधिकार हैं, वो गांव के लोगों को दे तो वो अपना बैठ करके ठीक कर लेंगे, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। पहले भी पंचायतों में सब होते ही थे। यहाँ पर फालतू के केस हैं, कई बार लास्ट में जाके पता चलता है कि केस तो दर्ज करने लायक ही नहीं था, तो फिर पहले क्यों कर लिया इस पे तो सुनवाई होनी नहीं थी। तो ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में उस तरह से नहीं मिलेगी। तो जब पंचायती राज लिख रहे हो वहां पे ग्राम न्यायालय का भी उसका उस चीज को देखो, क्योंकि अभी हम जो हमने कार्यक्रम बताया था, मनरेगा एक कार्यक्रम, लेकिन मनरेगा एक कानून भी है, मनरेगा एक्ट भी है और मनरेगा कार्यक्रम भी है। मनरेगा कार्यक्रम था तब तक वो सरकार की इच्छा पे निर्भर करता है,
लेकिन कानून बनते ही सरकार की इच्छा नहीं चलती केवल, अब आपको वो अधिकार के तौर पे देना ही पड़ेगा। अभी मैं एक और आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें यही था कि मनरेगा और इन सबके गांवों में जो मजदूरी बढ़ी है और खेतों में जो काम करने वाले लोग बढ़े हैं, उसके आधार पर रूरलाइजेशन हो गया इंडिया का, ग्रामीणीकरण बढ़ा है। पूरी दुनिया में शहरीकरण बढ़ा है, हमारे यहाँ पे भी अभी तक शहरीकरण बढ़ता आया है। पिछले 2 सालों में ग्रामीणीकरण बढ़ा है। गांव में ज्यादा लोग गए और काम किया है लोगों ने, और बस गए हैं और रहने लगे हैं। शहरों में या जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। तो ग्रामीणीकरण, हमारे यहीं 500 बच्चे बैठे रहते थे, अब 50-60 बैठे हो। यहाँ कितने बैठे रहते थे? 10 गुना लोग थे। तो बच्चे आ क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि यहाँ का खर्चा नहीं उठा सकते। यहाँ का मकान का खर्च, खाने पीने का यहाँ का खर्च, तो घर पे रह के पढ़ रहे हैं। किसको ऑफलाइन में पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन समस्या ये है कि दिक्कत है। फिर बाइक रखनी पड़ेगी, फिर पेट्रोल लगेगा, फिर ये है, फिर या फिर ट्रांसपोर्ट में देना पड़ेंगे। कई तरह के खर्चे बढ़ जाते हैं, कई तरह की चीजें बढ़ जाती हैं। जब आप बाहर रहते हो तो ज्यादा खर्च रहता है। यहाँ तक कि आप अपने शहर के ही पास के किसी छोटे कस्बे में भी जाकर रहने लग जाओगे तो भी खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी उसको बियर कर सकता है आदमी। लेकिन यहाँ आना, भोपाल आना, मतलब एकदम में वो मेट्रो वाले खर्चे बढ़ जाते हैं। या मकान और ज्यादा महंगा मिलता है, तो दिक्कत रहती है। तो ग्रामीणीकरण तो हो ही गया। एक नया शब्द अब पत्रकारों ने निकाल लिया, रूरलाइजेशन, ग्रामीणीकरण, जबकि इस शब्द की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये कहीं हो ही नहीं रहा था दुनिया में। तो ये शब्द कभी आपने सुना ही नहीं होगा, लेकिन अब आ गया रूरलाइजेशन। अर्बनाइजेशन तो ठीक है, क्योंकि वैसा हो रहा था, लेकिन रिवर्स तो हो ही नहीं रहा था ना। अब रिवर्स हो रहा है। उसी को रिवर्स माइग्रेशन कहा था उस समय में। वो ऐसा लग रहा था ये टेम्पररी है, लेकिन 100 लोग अगर शहर से गांव गए तो सारे के सारे लौट के थोड़ी आएंगे। 15 लोग लौट के आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे, 60 तो वहीं रह जाएंगे, बस जाएंगे। फिर से सब लोग वापस लौट के नहीं आ सकते, सबकी हिम्मत नहीं है। डिमोनेटाइजेशन में हुआ था कुछ जीएसटी से फर्क पड़ा। जीएसटी का ये फर्क पड़ा कि जीएसटी के जो कंपनसेशन की बात थी, और जीएसटी का जो आप लोगों को उनको कहा था कि आप अभी जीएसटी दे दो और फिर आपको फिर से आपका जो एक्स्ट्रा है वो पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा, तो रिफंड आ जाएगा आपके पास। और देना सबको, जिसने भी जीएसटी में रजिस्टर किया है, आपके यहाँ अगर 40 लाख तक आपका ट्रांजैक्शन नहीं है तो आपको जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन ट्रांजैक्शन यदि आपका 10 लाख का भी है तो आपको जीएसटी तो भरना ही पड़ेगा। जीएसटी तो आपको 5 लाख पे भी भरना, 10 पे भी भरना, 20 पे भी भरना, 30 पे भी भरना, लेकिन 40 का नहीं है तो आपको सारा रिटर्न हो जाए, रिफंड हो जाए। इसी तरह से और भी कई सारे प्रोविजन थे जिनमें रिफंड के प्रावधान है, और वो रिफंड जो है वो लौटा नहीं। 4 साल तक अगर किसी को रिफंड नहीं लौटा तो जैसे तैसे तो उसने पैसा इकट्ठा करके ये सब किया है। दरअसल आंकड़े बड़े डरावने हैं, आंकड़े बहुत ही डरावने हैं। 95% लोग कहीं से पैसा अरेंज करके फिर व्यापार शुरू करते हैं इस टाइप से, जिन पे जीएसटी लग रहा था। 95% ऐसे लोग थे जो निजी पूंजी से नहीं कर रहे थे, उन्होंने अरेंज किया था। और आप जीएसटी रोक के रख लोगे मान लीजिए 3-4 साल तक, तो वही तो उसका प्रॉफिट था जिसपे वो जिंदा रहता है या सरवाइव करता है या आगे उसको बढ़ाता। अब आपने वो रोक दिया, अब पता नहीं कब जारी करोगे आप। कंपनसेशन राज्यों को नहीं दिया तो राज्य कमजोर हैं उस मामले में, वो जारी नहीं करते, क्योंकि केंद्र सरकार कंपनसेशन रोक के बैठ जाती है। आपने कहा था कि जीएसटी कुछ साल तक जो है हम जिन राज्यों को नुकसान हो रहा है उनको उसकी पूर्ति करेंगे, क्षतिपूर्ति करेंगे। तो ये जो सारे पेचीदगी है, तो इसलिए जीएसटी डिजास्टर है, डिमोनेटाइजेशन डिजास्टर है। उसके कारण आदमी कंपनी छोड़ के भाग गया। उसने कहा कब तक हम भरते रहें ले लेके, आप कहोगे बाद में देंगे। अगर कोई उधारी पे काम चलाता रहता तो आपको पता ना उसको दुकान बंद करनी पड़ती है, क्योंकि वो तो पैसा दे के लाता ना मार्केट से सामान, और वो उधार बांटता रहेगा। अगर लोग पैसा वापस, तो वो तो सर्कुलेशन में आना चाहिए ना पैसा, आप तो खरीद के ला रहे हो। तो रिटेलर जो है चला थोड़ी पाता है, क्योंकि उसको तो होलसेलर को पे करना पड़ता है। होलसेलर तभी उसको सामान देता है।
और वो जो ग्राहक है वो पैसा लेके गायब हो गया। अब वो बोला नहीं मैं दूंगा, मैं चोर थोड़ी हूँ, मैं दूंगा। सरकार भी यही बोलती है कि हम रिफंड देंगे आपको, पर दोगे कब? अभी कर्जा भी लेंगे। कर्जा लेके तो हम ये चालू किए थे, अब फिर से कर्जा लेने जाएंगे, बोले तुम्हारा काम नहीं चलता है तो दुकान बंद करो, कर्जा क्यों मांगते हो हमसे? रिश्तेदार एंजिल, फंड भी नहीं मिलेगा और बैंक तो वैसे भी नहीं देती। तो चीजें समझ रहे हैं ना आप, इतना आसान नहीं है। और तीसरा आ गया फिर पेंडेमिक। तो दो तो खुद हम लेके आए थे और एक प्रकृति ले आई। तो बहुत बुरे समय पे आया जब हमारा कोर सेक्टर डूब रहा था, जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग डूब रहा था। तो हमारे कोर सेक्टर जब बहुत बुरा कर रहे थे तब पेंडेमिक आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो बहुत अच्छा कर रही थी, ग्रो कर रही थी, नहीं, ऑलरेडी डिक्लाइन पे थे। वो स्टेडी डिक्लाइन था और वो बिल्कुल ऐसे स्लोप था, और एकदम से आया तो एकदम पूरा ही खत्म हो गया, क्योंकि माइनस में चला गया, जो जीरो से भी नीचे चला गया। आप अच्छे खासे थे, 8-9 के आसपास थे, तो आप 5, 6, 4 तक पहुंचे थे और जीरो टच नहीं किया था आपने। लेकिन पेंडेमिक ने आपको -9 पहुंचा दिया, और अगर उसको उस टर्म में ईयर ऑन ईयर देखोगे तो -23 जाएगा। वो हम अमेरिकन पैटर्न और यूके पैटर्न पे देखते हैं तो, या हमारे इंडियन पैटर्न पे देखते हैं तो उसको थोड़ा सा अंतर आता है वो कैलकुलेशन में। लेकिन अगर हम उसकी बात करें तो -23 है। लेकिन ठीक है, -9 भी बहुत बड़ा नुकसान है। फिर उसी को वापस आकर के फिर से 3 या 4 पे आना, उसी को हम वी शेप रिकवरी कहते हैं। उसी का क्वेश्चन उसने यूपीएससी ने पूछा पॉलिटी में, आपने देखा। क्या आप सहमत हैं कि वी शेप रिकवरी है? सहमत है तो बताइए क्यों है, ये ऐसा कुछ है। तो लोग बोल रहे नहीं ये वी शेप रिकवरी नहीं है, एल शेप रिकवरी है। वी में तो आप वापस आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, ये तो एल शेप जा रहा है। कुछ लोग बोलते हैं के शेप है, कि कुछ लोग बहुत ऊपर चले गए और कुछ लोगों की हालत बहुत खराब हो गई, तो इनइक्वालिटी बढ़ गई। लेकिन कुछ लोग तो वाकई में अमीर हुए थे, तो कुछ लोग के शेप रिकवरी की बात करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं अभी तो एल ही चल रहा है। अब वो यू बनता है नहीं बनता है, तो यू, वी, के किस टाइप के शेप है, अब ये देखते हैं, ये समय बताएगा। अभी तक तो हालत खराब है। तो ये जो मैं आपको जितनी भी बातें बता रहा हूं, इसको करंट अफेयर से पढ़ने से फिर आपको वेलफेयरिस्टिक स्टेट की जो संकल्पना है कि क्यों आपको लोगों को इंसेंटिव देना चाहिए, पीएलआई की जो बात आती है, या क्यों किसानों का सपोर्ट करना चाहिए, क्यों मजदूरों का सपोर्ट करना चाहिए, क्यों मनरेगा को जारी रखना चाहिए, क्यों वो सारी जो है मिड डे मील और वो जो एजुकेशन गारंटी स्कीम और वो जो चीजें हैं उनको बहुत जरूरी है। और एजुकेशन की तो बहुत बुरी हालत है इस बीच में, क्योंकि ये एजुकेशन वाला मुद्दा भी संविधान के अंदर बहुत आता है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखवाया। एग्रीकल्चर का आता नहीं है, इसलिए मैंने अलग से लिखवाया। संविधान में ज्यादा एग्रीकल्चर का कोई वर्णन नहीं है, कृषि के ऊपर बहुत ज्यादा वर्णन नहीं मिलेगा। एजुकेशन का जगह जगह पे दिया हुआ है, कमजोर वर्गों की एजुकेशन। फिर हमने राइट में भी बना दिया, फंडामेंटल राइट में भी बना दिया, फंडामेंटल ड्यूटी में भी बना दिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी दे रखा है, डीपीएसपी में भी दे रखा है। तो 3 जगह दिया हुआ है। यानी इसका मतलब विल पावर जो है गवर्नमेंट का या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का है। किसके ऊपर एम्फेसिस है एजुकेशन पे, क्योंकि नहीं होता तो इतनी जगह तीनों इंपॉर्टेंट सेक्टर में मिल गया आपको, डीपीएसपी में मिल गया, फंडामेंटल राइट्स में मिल गया, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। यानी नागरिकों का भी कर्तव्य, सरकार का भी कर्तव्य, और बच्चे का अधिकार भी है कि वो एजुकेशन ले सके। ठीक है, महिलाओं का भी कई जगह पर भेदभाव करने से मना किया गया, और कमजोर वर्गों के लिए भी पर्याप्त प्रावधान है, इसलिए मैं अलग से वो बात नहीं कर रहा हूं आप। पर ये बहुत जरूरी है एजुकेशन में। पिछले 3-4 सालों, खास करके पेंडेमिक के समय से ये 2 लीप ईयर हैं। कल भी आपने रघुराम राजन का आर्टिकल देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बहुत जल्द हमने स्कूल नहीं खोले तो फिर हम एक बहुत कम पढ़ी लिखी और कम समझदार पीढ़ी को पाएंगे आने वाले समय में। बहुत कम समझदार पीढ़ी के साथ हमको रहना पड़ेगा, जो कम समझदार लोग हैं, क्योंकि उनकी 2 साल तक तो एजुकेशन ही नहीं होगी, तो उसकी समझदारी तो कम हो जाएगी ना। तो आने वाले समय में उसका असर फिर उद्योगों पे भी आएगा,
हमारे रेमिटेंस पे भी आएगा, विदेश जाने वाले बच्चों पे भी आएगा। दुनिया भर के लोगों से कैसे कॉम्पीट करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में सबसे ज्यादा स्कूल बंद रहे हैं, सबसे लंबे समय तक रहे हैं, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का ऑनलाइन का वैसा नहीं था, गांवों के इंटरनेट और वो सब, और बच्चों के पास भी स्मार्टफोन और वो सब नहीं थे, तो वो वंचित रहे। कई बच्चे तो मिड डे मील के चक्कर में आते थे और पढ़ लेते थे या पढ़ा दिए जाते थे क्योंकि वो मिड डे मील के लिए आए थे तो पढ़ा दिए गए। अब वो चूंकि घर पे हैं तो सवाल ही नहीं उठता पढ़ने का, और घर पे पढ़ाएगा कौन, माहौल नहीं होता। तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो बहुत बड़े बड़े इश्यूज इंडिया के साथ में आने वाले हैं, पर अभी आप माहौल जब देखो मीडिया में और टीवी पे देखो तो वहां कोई लगता ही नहीं है कि ये कोई इश्यूज भी है। मैं जिनको डिस्कस कर रहा हूँ वो कोई कहीं है नहीं वहां पर, वहां से गायब है। और रोजगार अपने आप में एक मुद्दा है ही है, ठीक है। रोजगार कहीं हम अलग से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो योजनाओं में, प्रोग्राम में और कहीं न कहीं वो उसमें आएगा, क्योंकि सारा आलोचनात्मक नहीं करना होता ना आपको। लेकिन 3 बड़े इशू मैंने बताया, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, देन पेंडेमिक। तो कोविड-19 जो आया इसने पूरा ही तहस नहस कर दिया, और चूंकि वो 2 पहले हुए हैं इसलिए कंसेक्यूटिव ये बहुत खतरनाक हुआ। अगर वो 2 नहीं होते तो इसका इतना हमको नुकसान नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि वो कमर टूटी हुई थी, टूटी हुई कमर में और ज्यादा होती है। पहले से आप बेड रेस्ट पे थे, आपको और फिर तोड़ ताड़ दिया गया, तो फिर से इलाज करना है, तो उसमें बुरे में और बुरा हुआ है, तो हालत ज्यादा खराब है। इसलिए ये डिजास्टर हुए, जीडीपी, जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन, ये डिजास्टर की तरह थे, और वो मैन मेड थे। और लास्ट में वैक्सीन फालतू का जो ड्रामा हुआ, और वैक्सीन लगाने में जो देरी हुई कि राज्य लगाएंगे, केंद्र लगाएंगे, और वो जो बहुत सारा ड्रामा हुआ, और फिर प्रेडिक्शन गलत रहे और सलाहकार खराब थे सरकार के, तो ये फिर मैन मेड डिजास्टर है। तो तीनों ही देखा जाए तो मैन मेड डिजास्टर है। प्रकृति का है थोड़ा सा, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा सूखा नहीं पड़ा, अकाल नहीं पड़ा कहीं कुछ, ये सारा मैनेज हो सकता है। मैंने आपको प्री कोविड, पोस्ट कोविड वाला सब बताया था कि कैसे प्रिवेंशन, क्योर एंड डायग्नोसिस वाले तीनों लेवल पे कैसे उसको करते हैं, बताया था ना आपको। क्या बताया था? प्री फाइलेक्सिस और पोस्ट फाइलेक्सिस। तो प्री फाइलेक्सिस मैंने, मेरा लेक्चर देख सकते हैं मार्च 2019 का, जब एक केस आया था तब का, सिंगल केस था तब। वो लेक्चर आप देखोगे तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा उसमें, और वही हुआ पूरा। उसमें आशंका भी बता देते कि ये नहीं कर पाएंगे मैनेज, इतनी बड़ी जनसंख्या को वैक्सीन नहीं लगवा सकते आप। 1 साल का मैंने उसमें कहा था, 1 साल में तो नहीं लगा सकते, तब तो 2 साल होने आ रहे हैं, अभी तक नहीं लगा पाए। तो उनका लगा नहीं सकता। मुझे दावा किया जा रहा है कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन संभव नहीं है, हमारे पास मैन पावर नहीं है उतना, जो सारा फेल्योर है। और जब तक आप, और सबको 1 साल में ही लगाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो तो फिर बेकार हो जाती है, फिर उसको तीसरे डोज की जरूरत पड़ती है। तो 1 साल के अंदर ही सबको लगना बहुत जरूरी होती है। उसके बाद तो फिर वायरस फिर काम करने लगता है ना, तो वो इम्यूनिटी थोड़ी देती है, इतनी मेमोरी नहीं होती। 6 महीने से 1 साल की मेमोरी होती है वैक्सीन की। कोशिकाएं केवल 6 महीने से 1 साल तक याद रखती हैं कि ये शत्रु है, हम बाद में भूल जाते हैं। हमारे यहाँ चोरी हुई तो हम रोज ताला लगाएंगे, फिर चेक करेंगे, फिर देखेंगे, ये देखेंगे, तो 6 महीने तक देखता है आदमी, बाद में बोलता चोर आता नहीं है फिर भूल जाएगा। जब हम भूल जाते हैं तो हमारी कोशिकाएं भी भूल जाते हैं कि कोई आता तो है नहीं, हम क्यों याद रखें। तो हमारी सेल्स 6 महीने तक याद रखते हैं। 1 डोज और लगा रखा है तो फिर 6 महीने और लगाते, याद रख लेंगे। उसके बाद फिर सबका लग जाना जरूरी, नहीं लगेगा तो वो आपके ह्यूमन एनवायरनमेंट में है, सोसाइटी में है वो वायरस, तो फिर आपकी कमजोरी को देख के फिर पकड़ेगा, क्योंकि चोर तो कहीं गया नहीं ना, मोहल्ले में ही है। अभी किसी के भी घर में बैठा हुआ है तो आपके यहाँ ताला कमजोर देख के फिर आपके यहाँ घुस आएगा। बहुत सीधा सा फंडा है। तो इसीलिए 1 साल के अंदर ही लगाना था। वो कई बार लगा तो रहे और लगा लेंगे, ऐसा बहुवर्षीय प्रोग्राम नहीं है उसका फिर तो आपको वापस करना पड़ेगा ना पूरी जनसंख्या को। कई लोग बोलते हैं इतने, अभी कई लोग संख्या गिना रहे थे कि इतने करोड़ लोगों को लग गया। अरे अब वो करोड़ बेकार हो गए ना, अब पुराने वाले माइनस कर दो
1 साल जोड़ के, तो फिर कितने लोगों में वैक्सीन काम कर रही है ये बताओ ना। अभी भी मीडिया ये नहीं बता रहा कि कितने लोगों में वैक्सीन आज की तारीख में काम कर रही है। तो तुम 10 महीने के हिसाब से बता दो, 10 महीने जिसको हुए बस वहीं तक बात बनेगी। उससे पहले जिनको लगे उनको फिर बाहर करो, उनको फिर से अगर इन्हीं दिनों में लगा दोगे तो बात बनेगी ना फिर। ये है, इसलिए लोग बोल रहे थे डॉक्टर कि ओमिक्रॉन जो है वो लगभग गरीब लोगों की वैक्सीन है। गरीब देशों जिनको अमीर देशों ने मना कर दिया कि हम वैक्सीन नहीं देंगे, या वो थोड़ा डाइल्यूट हो गया, लक्षण भी नहीं आने देता ज्यादा, किसी किसी को हल्का बुखार आता है जैसा वैक्सीन के बाद आता है, और उसमें एंटीबॉडी भी बन जाती है, तो वैक्सीन का काम कर रही है। तो ये गरीब लोगों की वैक्सीन है। अमीरों ने रोक के रखी तो प्रकृति ने थोड़ा सा उसको दयालु बना के और भेज दिया। आगे हो सकता है और दयालु वाला वेरिएंट आ जाए, लेकिन एकदम भयंकर भी होता है, लेकिन दयालु आने की संभावना ज्यादा है, मैलिग्नेंट होने की संभावना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वायरस भी जिंदा रहना चाहता है, और अगर आदमी को मार देगा तो वो उसके साथ ही मर जाएगा। वायरस सर्वाइव करना चाहता है, इसलिए वो फिटेस्ट बनना चाहता है, और फिटेस्ट बनने का एक ही तरीका है कि होस्ट जो है वो जिंदा रहे, तो उसको दयालु बनना पड़ेगा, तब होस्ट जिंदा रहेगा, और वो हर साल आ पाएगा, जैसे गणपति बप्पा आते हैं तो वायरस आएंगे, ठीक है, हर सीजन में आएंगे, और हर सीजन में आपको टीका लगा के चले जाएंगे। फिर वो ये है कि उसने ये है कि अब जैसे कि कोई आदमी पिता होता है ना, तो वो अपने बच्चे को खुद तो पीट सकता है लेकिन किसी दूसरे को नहीं पीटने देता, वैसा है। तो ओमिक्रॉन का, कोरोना का ये है कि हम तो तुमको चाहे जितना पीटे पर तुम्हारे अंदर इतनी एंटीबॉडी बना देगा कोई दूसरा वायरस फिर नहीं घुस पाएगा। तो ये भी एक प्रोटेक्शन भी है आपको, कोरोना एक प्रोटेक्शन भी देता है कि केवल हम ही पीटेंगे, बस ये अधिकार केवल हमको है। छोटे मोटे दूसरे फ्लू के वायरस फिर तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेंगे। इसीलिए तो वैक्सीन के बाद में बहुत लोग ठीक हो गए। इस बार ठंड के दिनों में कई लोगों को हर साल सर्दी होती थी, खांसी होती थी, इस बार हुई नहीं। सब लोग ताकतवर महसूस कर रहे हैं, बूढ़े बूढ़े लोग भी, सब भी। इसलिए एक आदमी तो 15 बार लगवाया, वो बोल रहा है कि मैं 15 लगवा दिया, जेल भेजा ना भी उसको बिहार में। बोले मेरे तो हाथ पैर का दर्द भी बंद हो गया, वो तो बार बार जाके लगवा लेते थे। उसने कहा तो बहुत अच्छी चीज है। तो उसका तो एक फायदा है फिर, ठीक है ना। तो उसमें ये है कि आपकी बॉडी तो तैयार रहती है ना, अलर्ट रहती है, अलर्ट मोड पे रहती है। तो कई लोग जो है स्वस्थ हो गए, बढ़िया से स्वस्थ हो गए, क्योंकि पहले वो विटामिन नहीं खाते हैं, वो मल्टीविटामिन लेते नहीं है, इम्यूनिटी बढ़ाने की कोई चीजें नहीं लेते हैं, तो सरकार ने इम्यूनिटी इंजेक्शन से बढ़ा दी। तो वैक्सीन से इम्यूनिटी बढ़ रही है, तो बहुत बढ़िया। फिर निःशुल्क थी, पैसे में होती तो आदमी 500 रुपए खर्च करने में सोचता है, निःशुल्क होने से फायदा हो गया, ठीक है। तो ऐसा काम किसको करना चाहिए? सरकार को। लेकिन फिर कहेंगे कि मोर्टेलिटी कम हो गई, अब जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, तो सरकार जनसंख्या बढ़ा रही है एक तरह से, क्योंकि मरने नहीं दे रही लोगों को। बहुत लोग मर जाते, वैसे ही मर जाते, दूसरे अपने कारणों से भी मर जाते। मास्क लगाने से बच गए बहुत सारे लोग, दूसरे टीबी से बच जाएंगे। कोरोना से तो 1-2 लाख इस बार का आंकड़ा जाएगा, टीबी से 3.5 लाख लोग मरते हर साल, ज्यादा बल्कि 4-4.5 लाख है। और वो भी ऐसे ही खांसने से और किसी के पास बैठने से, और उसी से होती है। उसमें भी यही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरा काम करता है, सैनिटाइज करना, मास्किंग करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, नहीं तो टीबी हो जाएगा आपको। 4.5 लाख लोग हर साल मरते हैं। तो टीबी से इस बार हो सकता है कि 1 लाख लोग मरे, मतलब आने वाले समय में, क्योंकि ये जो मास्किंग और हम ये कर रहे हैं तो उससे दूसरी बीमारियों में फायदा हो जाएगा। तो मैंने थोड़ी सी जनरल चर्चा आपसे कर ली, क्योंकि इतना कुछ चल रहा है, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको इसका भी अपडेट मैं मेरे स्टाइल से दे दूं, क्योंकि बाकी तो आप पढ़ते ही हो। ठीक है, तो चलिए, तो ये जो पॉइंट आपको 10 लिखवाए हैं, इनके ऊपर फोकस करिए, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस बनाइए। क्योंकि कई बार आप कहेंगे कि सर ये तो आप मेंस के बारे में, हाँ मेंस में ज्यादा रोल है इसका, लेकिन 40% रोल प्री में भी है, 90% रोल है इंटरव्यू में, 60% रोल है मेंस में, और 40% रोल है प्री में। प्री के क्वेश्चन 40% यहीं से आएंगे, इसलिए आपको फिर वहां अटपटी बात न लगे। और ये जो क्वेश्चंस आएंगे, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप का आएगा, तो आपको मोहम्मद यूनुस को भी याद रखना है, ग्रामीण बैंक का, उनको नोबेल प्राइज मिला था,
ठीक है ना। कुडुम्बश्री योजना है केरला सरकार की, उसको इंटरनेशनल लेवल पे काफी सारे प्राइज मिले हैं। तो कई स्टेट गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं के उत्थान के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारी चीजें चला रखी है और वो काम कर रही हैं। तो उसको आपको लेके आना चाहिए। और केंद्र सरकार की भी योजना है, लेकिन हर योजनाओं की तरह, लेकिन अभी एक बहुत अच्छी चीज रिकॉर्ड देख रहे थे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो स्व सहायता समूह होते हैं और महिलाएं इस तरह के लोन लेती है और स्थानीय ग्रामीण लोग लेते हैं, छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंसिंग, सूक्ष्म वित्त जिसको कहते हैं हम लोग, वो लौट के बहुत आता है। यानी उसमें आपका एनपीए नहीं होता, 95% रेट है उसका लौट के आने का, यानी ऋण जो है वापस चुकाया जाता है। रिकवरी बहुत है, रिकवरी का रेट कितना है 95%। यानी कि जो लोग 1 लाख का लोन लेते हैं, 50,000 का लेते हैं, 10,000 का लेते हैं, 8,000 का लेते हैं, अपने घरेलू जरूरतों, हाउस होल्ड के रिक्वायरमेंट के लिए भी लेते हैं, बच्चों की मैरिज होती है उसके लिए भी लेते हैं, या कई और बिजनेस के लिए भी लेते हैं। छोटा बिजनेस होता है जो 1 लाख रुपए में चल जाता है, 50,000 रुपए में शुरू हो जाता है, ऐसे छोटे बिजनेस के लिए भी लेते हैं। ये लोग बहुत ईमानदार होते हैं और लौटाते हैं। बड़े जो अरबों के करोड़ों के जो लोन होते हैं वो भाग जाते हैं, वो सब भगोड़े हुए थे फ्यूजिटिव वाला आपने, इसीलिए तो कानून बनाना पड़ा उनके लिए। ये लोन जो है माइक्रो फाइनेंसिंग, ये ब्याज भी देते हैं और आपका लौटाते भी हैं, तो डूबता कम है। हालांकि इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें भी चैलेंजेस है। तो इसको अगर आप पढ़ोगे इस वाले हिस्से को और इसको थोड़ा सा नोट्स बनाओगे तो संविधान से सीधा तो आपको आर्टिकल वाइज कुछ नहीं मिलेगा कि ये कौन से आर्टिकल में क्या है, लेकिन ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के उससे भी जुड़ेगा और आपको प्रश्न मिल जाएंगे यूपीएससी में। तब आप कहोगे कि, या प्री में, दोनों में, एमपीपीएससी में भी मिलेंगे उधर भी, तब आप कहोगे कि सर ये तो हम, मतलब ऐसे तो आप पढ़ोगे नहीं ना। आप कहोगे सर कॉन्स्टिट्यूशन की हमने किताब खत्म कर लिया, आर्टिकल सारे पढ़ लिए, ये आपने होमवर्क दिया था सब कर लिया, तो इसलिए मैंने होमवर्क के तौर पर इस बार आपको ये दिया, 10 चीजें दी, इसको आप पढ़ोगे, इन चीजों को पढ़ो आप लोग, तो आपको प्रश्न मिलेंगे परीक्षा में। फिर वो जो प्रश्न आएगा तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये पॉलिटी वाले कई पार्ट है, गवर्नेंस वाला ही पार्ट है, ये उसका हिस्सा है। ठीक है, तो ये उससे जुड़े हुए चीजें, एफिलिएटेड चीजें हैं, तो इनको पढ़िए। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का इंपॉर्टेंस इस तरह से मैंने एक बताया। एनजीओ का मैंने बताया आपको कि एनजीओ बहुत सारे होते हैं। अभी प्रधानमंत्री ने बहुत बोला था कि एनजीओ काम करें। एनजीओ सोशल कैपिटल का काम करते हैं। अगर आपने एआरसी पढ़ा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक काम करना कि एआरसी, सेकंड एआरसी करके सर्च करना। वीरप्पा मोइली उसके चेयरमैन थे। 2005 में एआरसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, प्रशासनिक सुधार आयोग, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन में आपको जो 15 रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स के नाम पढ़ने चाहिए। ज्यादा कुछ डीप में आप न जाएं, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड रिपोर्ट आप देखोगे सोशल कैपिटल, सामाजिक पूंजी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सामाजिक पूंजी। वहां आपको एनजीओ का रोल भी मिलेगा। गायत्री परिवार हमारा उसी प्रकार का एक काम करता है। वो एक गायत्री परिवार एक प्रकार की सामाजिक पूंजी है, सोशल कैपिटल है। आपने देखा कि अर्बन एरिया में जो है पेंडेमिक में ज्यादा दिक्कतें थी, क्योंकि वो पड़ोसी से भी कांटेक्ट नहीं रखते ना, सुख दुख में बिल्कुल काम नहीं आए वो लोग, क्योंकि सिटी जो नेचर होता है, नगरीय क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वहां पर अपनेपन का भाव नहीं होता, बिलोंगिंगनेस नहीं आती। तो बिलोंगिंगनेस नहीं आने से क्या, हम की भावना नहीं होती, और वी वाली अगर आप इमोशंस में नहीं हो तो फिर आपको लगता है वो जाने उसका। कई बार हम जाते हैं पड़ोसी के घर में, ये कौन आया है, किसके कार, हम लोगों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम लोग शहर में उतना ध्यान नहीं देते, गांव में इन सब चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। पूरी छानबीन हो जाती, पोस्टमार्टम हो जाता है उस चीज का। ठीक है ना, तो गांव में सोशल कंट्रोल भी बहुत है और सोशल कैपिटल, वो सोशल कैपिटल भी है। आपके घर में कुछ नहीं है तो बहुत सारे लोग सहयोग करने के लिए आ जाएंगे। यहाँ जो डेड बॉडी थी या यहाँ जो ये था, कौन सहयोग कर रहा था? बल्कि कोविड में तो आपने एक प्रकार की अनटचेबिलिटी देखी थी, ऑस्ट्रेसाइजेशन देखा था, एक प्रकार का बहिष्कार ही था उसका। गांव में तो वो मानते भी नहीं थे कोविड को, और वो मित्रता भी पूरी निभा जाते थे, तो इकट्ठे ही रहते थे। गांव के लोगों ने कोविड पे बहुत ज्यादा चिंता नहीं की।
है ना। यहाँ पर किसी के घर में सब्जी है या नहीं, दूध है या नहीं, हालांकि दिक्कत कम आती है शहरों में, सुविधाएं मिल जाती है, लेकिन फिर भी कई जगह लॉकडाउन इतने जबरदस्त हार्श लॉकडाउन थे ना, जबरदस्त वाले थे, उसमें बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगाया गया, उनसे बिल्कुल एकदम फ्लैटेंड बोल दिया गया था कि लॉकडाउन हो जाएगा। तब ऐसे समय में सोशल कैपिटल की कमी महसूस हुई थी, कहाँ? अर्बन एरिया में। लोगों के इंटर रिलेशंस नहीं थे, इंटर रिलेशंस थे ही नहीं, अंतर संबंध थे नहीं। उसके क्या नुकसान हुए? उसके नुकसान ये हुए कि बहुत सारे दिक्कतें आई। जब माइग्रेशन पे जब लोग निकले, लोग गए गांव में, अगर ये सब सोशल कैपिटल होता तो लोग लेबर को गांव जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, शहरों में उनको निवास मिल जाता। लेकिन कुछ सामाजिक संस्थाओं ने बहुत अच्छा काम किया, आपने देखा होगा शहरों में भी उन्होंने, पर वो लोग भी कितना करेंगे। लेकिन सोसाइटी ये जिम्मा उठाती तो, इसलिए जैसे गायत्री परिवार के पास हॉल है तो उन्होंने हॉल दे दिए, अपने खाने की व्यवस्थाएं कर दी, किसी को कपड़े की जरूरत थी, कपड़ा वाली बात हो गई, है ना, किसी को जूते चप्पल भी दिए। सोनू सूद एक बड़ा नाम निकल करके आया था, आपको पता है, तो उस समय में पूरा एक कि मसीहा बोला गया उनको, तो वो सोशल कैपिटल है। अब वो तो एनजीओ भी नहीं था, लेकिन उसने फिर भी एक चैरिटी वाला एक ट्रस्ट जैसा कुछ बनाया और उसने रिसोर्सेज भी इकट्ठे किए और लोगों को मदद भी पहुंचाई। तो ये काम तो सरकार भी बहुत अच्छे से कर सकती है, लेकिन सरकार ने एनजीओ खत्म कर दिए थे। इससे पहले 2014 में जैसे ये गवर्नमेंट आई, इस गवर्नमेंट ने ये देखा कि बहुत सारे क्रिश्चियन लोग और बहुत सारे मुसलमान लोग विदेशों से फंडिंग करते हैं एनजीओ के नाम पे, तो उन्होंने सबसे पहले एनजीओ को क्रश करना शुरू किया। उन्होंने कहा अगर आपको एनजीओ बनाना है तो दिल्ली में ऑफिस होना बहुत जरूरी है, आपका दिल्ली का एड्रेस होना चाहिए, बैंक का खाता दिल्ली में होना चाहिए, ऐसे 50 तरह के प्रतिबंध डाल दिए। तो बहुत सारे एनजीओ बंद हो गए, ये सब धर्मांतरण करते हैं ये, जबकि वो ऐसे समय में बहुत काम के थे। जब प्रधानमंत्री लॉकडाउन कर रहे थे तब उन्होंने कहा हम एनजीओ से आह्वान करना चाहते हैं, एनजीओ थे कहाँ, तब तक गायब थे, आपने खत्म कर दिए, पहले उनको मार दिए, बोले अब आपसे आह्वान करना चाहते हैं, ये समय बड़ा कठिन है और ऐसे समय आपको आगे आना चाहिए, तो वो तो खत्म था मामला। तो अभी जैसे वो अमर जवान ज्योति हटाना और ये और फिर वो किया, ऐसे ही धीरे धीरे वो मदर टेरेसा को गायब करना और फिर उसको, क्योंकि मदर टेरेसा के प्रति लोगों की बड़ी अच्छी भावना है कि वो सेवा करती थी, ये फिर लगता है कि नहीं वो ईसाई थी और उसको आगे, अभी यहाँ अमर जवान ज्योति से इंदिरा गांधी की याद आती थी तो उनको लगा कि अब इस जगह सुभाष चंद्र बोस को रखो, तो उनको लगता है कि सुभाष चंद्र बोस जो है इंदिरा गांधी को प्रतिस्थापित कर देंगे, जवाहरलाल नेहरू की याद मिटा देंगे और धीरे धीरे सुभाष चंद्र बोस वो दिमाग में घुस जाएंगे या उनको घुसा दिया जाए। मुझे भी जब मिलते हैं तो बोले सर शिक्षा नीति पे काम करना है, मैंने कहा करना क्या है, बोले रामचरितमानस शुरू करनी है, गीता डालनी है। मैं कहा, बोले अकबर का 10 पेज था तो उसको 1 पेज करना है, महाराणा प्रताप का 10 पेज करना है, शिवाजी के 10 पेज बढ़ाने हैं, इधर ये मदर टेरेसा कहीं दिखती है तो उसको हटा देना है। मतलब ये शिक्षा नीति है, मतलब यही है, मतलब और अच्छी प्रोग्रेसिव या बहुत खुले दिमाग के लोग तैयार होंगे या दुनिया में कॉम्पीट करने वाले लोग तैयार होंगे या रोजगार ज्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ प्रयोजन है। बोले नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, अभी तो इसी पे काम चल रहा है। हमने कहा तो ये कौन सी शिक्षा नीति हुई मतलब ये तो कोई ठीक है, पेज ज्यादा कर दो, अकबर का 1 कर दो और महाराणा प्रताप का 10 कर दो, उससे क्या होगा? आदमी की जेब में पैसा होगा, पेट में अन्न होगा, तभी तो बाला वाला उठा पाएगा या कुछ कर पाएगा। तो रोजगार खाना तो चाहिए ना भाई, प्रेरणा लेने के बाद भी आपको असली में तो रोजगार ही चाहिए। अब इतने समय तक जो जितने लोग अकबर को भी पढ़ के मान लीजिए बड़े हो गए, तो ऐसा तो है नहीं कि सबने इस्लाम धारण कर लिया हो, आए दिन लोग मुसलमान बन रहे हो, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो ऐसा कुछ होता नहीं पढ़ने लिखने, वो बड़ा रेशनल चीज है, उसका रेशनल चीज है और वो आपको रेशनल बनाए रखना चाहिए। केवल इसी को शिक्षा नीति नहीं कहते, शिक्षा नीति बहुत व्यापक चीज है। ठीक है आप कर सकते हो थोड़ा बहुत फेरबदल, पहले मुरली मनोहर जोशी ने किया था, उसी को भगवाकरण कहा था एनसीईआरटी का, तभी आपको ओल्ड एनसीईआरटी की बात करते हैं। यूपीएससी वाले सारी तैयारी करने वाले बोले भैया नई एनसीईआरटी मत पढ़ना, पुरानी पढ़ो, तो अब उन्होंने रास्ता निकाल दिया। ब्यूरोक्रेट में भी बहुत सारे कम्युनिस्ट हैं, तो अभी उस पर ही काम चल रहा है वो वाला कि अब अपने को पूरा माइंडसेट बदलना है, पूरा अब वो पूरा कम्युनिस्ट और कांग्रेसी जो कल्चर है उसको खत्म करना है, लोगों के दिमाग से याद मिटानी है। इसलिए गांधी के आश्रम को भी नया किया जा रहा है,
उसको पूरा फूड प्लाजा होगा, ये होगा, वो होगा, बस वो आपका वो जो वहाँ फूड कोर्ट देखते हो ना ऊपर, वैसा माहौल गांधी के आश्रम। साबरमती में वो चरखा वरखा तो रहेगा, लेकिन उसको कहाँ उस तरह अभी उसको फीलिंग आती है कि यहाँ गांधी बैठते थे, यहाँ बकरी बांधते थे, यहाँ ऐसा था। अब ये है कि यहाँ का समोसा बड़ा टेस्टी है। तुमने वो वाला खाया कि नहीं खाया? पिछली बार आए थे हम तो वो खाया था। जलियांवाला बाग का भी यही हो गया। तो सारी चीजों को नया तो करना भी चाहिए, होना भी चाहिए, कुछ चीजें तो होनी चाहिए, लेकिन वो बेसिक एम्यूनिटीज वाली चीजों में हो। उसके मूल चरित्र को बरकरार रखना चाहिए। मूल चरित्र मतलब गांधी के होने का एहसास वहां बाद में भी हो, ये जरूरी है। जलियांवाला बाग में इतने लोग शहीद हो गए थे, ये एहसास बाद में भी हो, ये चीज होनी चाहिए। आपको ठीक करना है तो शौचालय ठीक से नहीं बनाया तो शौचालय बहुत अच्छा बनाइए। यूरिनल ठीक नहीं बना हुआ है, वॉशरूम ठीक नहीं है तो ठीक करो उसको, उन चीजों को ठीक करो, सुविधाएं बढ़ाओ। आपको लगता है खाने पीने की, तो आउटसाइड में जो है आप उसका टूरिज्म का वो सर्किट बनाइए, वो करिए। तो उसको केवल मॉडर्नाइजेशन के नाम पर के आधुनिकीकरण कर रहे हैं, बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न बना रहे हैं, तो वो ठीक है। सेंट्रल विस्टा आपने किया, वो सब है, उसका भी बहुत सुप्रीम कोर्ट में भी रखा हुआ है, वो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उनमें कुछ याद मिटाने वाली बात भी है। दो तरह के उसके उद्देश्य हैं, एक तो मॉडर्नाइजेशन करना है और दूसरा है कि उसके इमोशंस जो जुड़े हुए हैं लोगों के कंटिन्यूस उस चीज से, उसको हटा करके उसको रिप्लेस करना और नए हीरोज को प्रतिस्थापित करना। अब ये नए हीरोज को इन्होंने पढ़ा नहीं, ये और खतरनाक है। मैंने आपको बताया था, भगत सिंह हुए, सरदार पटेल हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, ये ज्यादा कम्युनिस्ट हैं उन लोगों से भी। ये राइट विंग नहीं है, ये लेफ्ट विंग के लोग हैं। लेफ्टिस्ट हैं तो वो तो राइटिस्ट तो हैं, कम से कम अल्ट्रा राइटिस्ट नहीं है लेकिन राइटिस्ट तो है। ये तो लेफ्ट विंग के लोग हैं, ये तो और खतरनाक है। ये तो बीजेपी की आइडियोलॉजी से कतई मैच नहीं करते, कि ये तो बिल्कुल ही तख्ता पलट में विश्वास रखते हैं। बोले तुम हटो यहाँ से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वो बोलते नहीं, हम मिलके करते हैं ना काम। पहले वाले जो लगा रखे तो मिलके काम करने वाले थे, तुम रहो मैं रहूं क्या फर्क पड़ता है, काम तो एक जैसे चलते रहेंगे। ये बोलेंगे नहीं तुम यहाँ रहोगे नहीं, हम तुमको देख ही नहीं सकते। अब वो लगा तो रहे, अब थोड़ा जरा विचार भी पढ़ ले लोग उनके, तो बहुत खतरनाक। तो ये पढ़े लिखे नहीं होने का एक नुकसान ये भी है। तो जनता को फायदा है डेमोक्रेसी में कि उनके पढ़े लिखे नहीं होने से वो आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। ऐसा कोई बाहर वाला तो करता तो वो उसको बोलते तुम हमारे साथ कोई षड्यंत्र करो, लेकिन खुद ही विचार आ रहे हैं, उनको लगता है इससे वो डिफेम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, इतना आसान नहीं है। तो ये मैंने आपको उसका भी करंट अफेयर्स की बहुत सारी चीजें मैंने जोड़ने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये करिएगा। एनजीओ वाली बात समझ में आ गई आपको, है ना। एक और प्रेशर ग्रुप्स अभी अभी बता दिए मैंने, किसान आंदोलन और ये सब, इन्होंने सरकारों के ऊपर खूब काम किया, ये चीजें। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रेशर ग्रुप हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बहुत काम करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं इलेक्शन फंडिंग वगैरह सार्वजनिक करो और ये इसके ऊपर काम करते हैं। कुछ लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म पे खूब काम करते हैं। कुछ एनजीओ की याचिकाओं के ऊपर ही नोटा आया था, सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि नोटा जो है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने इसमें नोटा को आप लोग शुरू करो। तो ये सब चीजें भी एनजीओ, ये प्रेशर ग्रुप लेके आते हैं। इसके अलावा भी देखा जाए तो जो कैलाश सत्यार्थी वो दो तरह का काम करते हैं, एनजीओ का काम भी करते हैं, प्रेशर ग्रुप का काम भी करते हैं। कानून भी बनवाते हैं बच्चों के संबंध में। तो उन्होंने नोबेल प्राइज मिल गया उनको, तो और बड़े ग्रुप बन गए, और पावरफुल ग्रुप के रूप में उभर करके आए। तो अब उनकी बात और ज्यादा, उनका बयान कभी स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में छपता है तो प्रेशर ग्रुप का काम करता है, ठीक है। एनजीओ का थोड़ा सा उद्देश्य ना व्यापक होता है, और प्रेशर ग्रुप जो होता है उसका लिमिटेड ऑब्जेक्टिव होता है, उसका थोड़ा सा संक्षिप्त होता है। जैसे करप्शन एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो वो अकेला केवल प्रेशर ग्रुप का नहीं हो सकता, उसके लिए एनजीओ और बड़े सारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर कई जगह पर काम होता है। लेकिन प्रेशर ग्रुप का बहुत शॉर्ट टर्म कह सकते हैं और लिमिटेड स्कोप होता है, ठीक है। किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के, जैसे लोकपाल के लिए प्रेशर ग्रुप बना था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ठीक है। तो ऐसे आप तरह तरह के आप प्रेशर ग्रुप देख सकते हो अलग अलग फील्ड में, वो काम करते हैं। फर्स्ट वाला क्या था, कंट्रोल एंड रेगुलेशन। हाँ, लोकल गवर्नेंस। लोकल गवर्नेंस तो हम अलग से पढ़ेंगे, उसको हम लोग इस रूप में पढ़ेंगे, उसका नाम हम देंगे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण। ऐसा करके मैं एक अलग से क्लास लूंगा आपकी, तो उसमें पंचायती राज और आपका नगरीय निकाय वाला दोनों हो जाएंगे। हाँ, तो अब इधर आ जाइए कंट्रोल एंड रेगुलेशन वाले पे, ये बड़ी काम की चीज है।
ये इस कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा ट्रिब्यूनल वगैरह दिया हुआ है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के लिए केट दिया हुआ है। पहले सेट भी था, केट भी था, पर सेट तो हटा दिया, कई राज्यों ने बंद कर दिया, लेकिन मध्य प्रदेश ने तो बंद कर दिया, लेकिन केट है अभी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। क्यों रखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट में मसले बहुत सारे होते हैं, हाई कोर्ट में बहुत होते हैं, तो क्या होता है कि देरी होती है, और अगर IAS IPS हुए, ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग हुए, और अगर ये वहां अटक जाते हैं तो उनका हो सकता है 2-2, 3-3 साल में जो है डेट ही नहीं पड़ रहा है और फैसला नहीं हो पा रहा है, तो उसकी तो उम्र निकल जाए, कई बार वो रिटायर हो जाता है आदमी अपने किसी मसले में, तो केट में उसको एक लिमिटेड टाइम में जो है उसका वो दे दिया जाता है, फैसला हो जाता है। तो ट्रिब्यूनल के माध्यम से ये, तो ये क्यों जरूरी है? इसके लिए 2-3 टर्म जो है आप लोग लीजिए, 3-4 टर्म लिख लीजिएगा। मैं रिकमेंड करूंगा इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, मैं जिस टर्म को रिकमेंड करूंगा इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। वैसे इंडिया में नॉलेज एसिमेट्री वाला वर्ड भी चलता है, एजुकेशनल एसिमेट्री वाली बात भी आती है, एजुकेशनल एसिमेट्री, नॉलेज एसिमेट्री। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा आपका इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। नॉलेज एसिमेट्री और एजुकेशनल वाला मैंने अपनी क्लास में भी डिस्कस किया था, तो वहां पे मैंने यही बताया था कि दरअसल ये दोनों एसिमेट्री कई बार हम लोग उसी के ऊपर बर्डन डाल देते हैं, किसी के ऊपर जो नागरिक है उसी के ऊपर, कि तुम में नॉलेज नहीं है तो उसका हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई उसका हम क्या कर सकते हैं, तुमने पूरी नहीं की। लेकिन इंफॉर्मेशन एसिमेट्री की जब बात आती है तब ये है कि ये जो असमिति तैयार हुई है सूचना की, ये शासन की वजह से हुई है, ये सरकार की वजह से हुई। सरकार ने सूचना देने में या सूचना का प्रसार करने में देरी की है। तो ये क्या होता है? ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक लिमिटेड समझ होती है। जैसे किसी को मेडिकल की अच्छी समझ है, जैसे मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, एनवायरमेंट को जानता हूँ, वैक्सीन को जानता हूँ, डिजीज को समझ सकता हूँ, पैथोलॉजी को जानता हूँ, बहुत सारी चीजों को जानता हूँ। तो मैं फिजियोलॉजी भी पढ़ता हूँ, बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे बीमारियों के बारे में ज्यादा समझ है, मैं बहुत अच्छे से बीमारी को समझ सकता हूँ। और प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, क्योर तीनों लेवल पे समझ, प्री फाइलेसिस, पोस्ट फाइलेसिस सब लेवल पे समझ सकता हूँ। तो मुझे कोई डॉक्टर बेवकूफ नहीं बना सकता। मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो आधी से ज्यादा टर्मिनोलॉजी मुझे मालूम है, और ऐसे में मुझसे वो बात करेगा तो वो मुझे मेरा सलाहकार है, इसलिए वो काउंसलिंग की फीस लेता है। हम बोलते हैं ना परामर्श शुल्क, डॉक्टर परामर्श शुल्क लेता है, यानी मैं और वो परामर्श कर रहे हैं। तो उसके लिए इंफॉर्मेशन एसिमेट्री नहीं होनी चाहिए, वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होगा। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री जब होती है तो फिर एक्सप्लॉइटेशन होता है, वहां शोषण शुरू होता है। तो ट्राई जो है वो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, क्योंकि इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को नहीं पता कि कौन सी सिम लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। बहुत सारे लोग जागरूक नहीं है, अवेयर नहीं है, बहुत सारे लिटरेट नहीं है, बहुत सारों की एजुकेशन नहीं हुई है, बहुत सारों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसे समय में आपने एक रेगुलेशन करने के लिए एक अथॉरिटी बना दी है जो उनके हितों के, उनके इंटरेस्ट की रक्षा करेगी, उनके इंटरेस्ट की रक्षा करनी पड़ेगी, उसको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। लेकिन ट्राई ने अपना काम नहीं किया, जियो ने क्या किया, जीरो कर दिया, बोले हमारा फ्री वाला सिम ले जाओ, और उसने अपने सब्सक्राइबर 30 करोड़ बना लिए, 30-35 करोड़ जब सब्सक्राइबर बना लिए तब उसने फिर पैसा कर दिया। तब तक लोग पूरा शिफ्ट करा के आ गए थे, उन्होंने सबने दूसरे की सिम छोड़ दी वहां की। अच्छा, उसने जानबूझ करके इतना समय लिया ताकि तब तक वो सिम को भूल जाए, उसका नंबर भूल जाए, या वो सिम ब्लॉक हो जाए, खत्म हो जाए, कई बार तोड़ के फेंक दे, या फिर वो उसको क्या करते हैं, पोर्ट करा लेते हैं। तो पोर्ट करा लिया उसने, तब वो तो फिर से रिवर्स जा नहीं सकता। और कुछ कंपनियां इतनी टांगे टूट जाए क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी इस कंपटीशन में। तो कंपटीशन कमीशन भी काम नहीं कर रहा था, जो रेगुलेशन का काम करना चाहिए उसको, एंटी ट्रस्ट वाला काम, और जो ट्राई है जो आपको बताया वो भी काम नहीं कर रहा था। दोनों संस्थाओं सरकार के कहने से चुप थी, क्योंकि सरकार नहीं बनाई ना ये संस्थाएं, बल्कि ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं रही और इन्होंने काम नहीं किया और उसको मोनोपोली करने दी, तो कंपटीशन बचा ही नहीं। कंपटीशन नहीं बचा तो कंपटीशन को किल करके, उनको खत्म करके, तो बहुत सारी तो कंपटीशन से बाहर हो गई, तो देश से ही बाहर वाली तो बाहर चली गई, बेच करके चली गई, केवल 1 या 2 प्लेयर रहे।
मुख्य रूप से सरकारी तक नहीं टिक पाया उसमें, जिसको सरकार का समर्थन होना चाहिए वो नहीं टिक पाया, बीएसएनएल नहीं टिक पाया उस आंधी में, और वो किल हो गया। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब उन्होंने प्राइस शुरू कर दिया। अब अगर फ्यूचर में 5G आता है या कुछ आता है और मोनोपोली अगर एक ही व्यक्ति की रहती है, एक ही कंपनी की रहती है, और बहुत महंगा अगर इंटरनेट खर्च करना पड़ता है इंटरनेट के लिए अगर, या बात करने के लिए, तो शोषण हो गया है। तो ये इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, क्योंकि जिनमें इंफॉर्मेशन नहीं थी, एसिमेट्री थी, कई लोगों ने एज ए प्रोटेस्ट बीएसएनएल बनाए रखा। उनको मालूम है, हमको मालूम है नेटवर्क कमजोर है, हमको मालूम है इस पे नहीं आता, लेकिन हमारा कुछ दायित्व बनता है, हम समझदार हैं, हम ये बेवकूफी नहीं करेंगे, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते ऐसे व्यक्ति को जो इस तरह से पालन नहीं कर रहा। ये भी एक राष्ट्रभक्ति है कि हम बीएसएनएल की सिम रखेंगे। तो कुछ लोग जिद्दी थे, उन्होंने बना के रखा, उन्होंने कहा चाहे जो हम इसको नहीं करेंगे, तो ये काम ठीक नहीं है। तो वो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री की वजह से वो फैल पाया। बात समझ में आई ना? तो ये चीज, तो रेगुलेशन और कंट्रोलिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि सर्विसेज जो जनता को दी जा रही हैं, इसलिए बीमा में IRDA आपको बार बार आता है कि IRDA जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन आती है ना कि ये जोखिम का काम है, ये वो बीमा वाला जब विज्ञापन देता है तो नीचे जोखिम वाली बात लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि IRDA के रेगुलेशन है कि अगर आप बीमा की बात कर रहे हो, किसी को प्रलोभन दे रहे हो, म्यूचुअल फंड के लिए बात आती है तो भी, मतलब आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब तुम कमा लोगे, है ना? तो इसलिए वो IRDA उसको बोलता है कि नहीं, एक चेतावनी जारी करो कि ये जोखिम वाला काम, ये जोखिम के अंतर्गत आता है। आप पूरा अध्ययन करो, इंफॉर्मेशन प्राप्त करो, उसके बाद इन्वेस्ट करो, क्योंकि कल से कुछ हो गया तो चेतावनी जारी करने का काम कौन करता है? अथॉरिटी। तो ऐसी डिफरेंट अथॉरिटीज है, हर फील्ड में अथॉरिटीज है। अभी कुछ फील्ड नहीं है जहां अथॉरिटी, लेकिन लगभग हर फील्ड में ऐसी अथॉरिटीज हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, ऐसी चीजें हैं जहां जनता जाकर के न्याय मांग सकती है, और जिसके माध्यम से, तो जब भोली भाली जनता हो तो किसी को क्रश नहीं करने दिया जा सकता है ना, उससे देश का नाम भी खराब होता है। कोई अगर 200 कंपनियां काम कर रही है, एक आध कंपनी ने भी अगर लूट की और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम खड़ी की और पैसा लेके भाग गया, तो विदेशों में जो इन्वेस्टर्स हैं उनका दिमाग हिलता है। तो FDI पे, FII पे फर्क पड़ता है। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट अगर बरकरार रखना है तो आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। तो ये कई बार ये आपको लग रहा है ये इकोनॉमी है, नहीं, ये फिर पॉलिटिक, इंडियन पॉलिटिक गवर्नेंस का पार्ट, क्योंकि ये सरकार का रोल है। सरकार इन एजेंसीज को बना रही है और जनता, नागरिक को लूटने से बचाना, एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है ना उसका। कितने ही लोगों का पैसा खा गए, पोंजी स्कीम वाले खा गए, वो वाले खा गए जो चेन बिजनेस चलाते हैं, और वो क्या क्या किस किस नाम पे कंपनियां बनती थी कुकुर मुत्ते की तरह। आपने देखा कितने ऑफिसेस उजड़ गए, सब खत्म हो गए, लोगों के पैसे डूब गए। ममता बनर्जी वाला कौन सा केस है उधर का, बंगाल का, कौन सी? हाँ, शारदा एक्ट, शारदा वो सॉरी, हाँ, चिट फंड वाला। तो कितना स्कैम है। खुद आपने वो शेयर मार्केट वाला स्कैम, शेयर मार्केट में फिर वो से भी आया रेगुलेशन के लिए, वहां से भी रेगुलेशन को लेके आए थे हम लोग। अब ये RBI का रेगुलेशन अगर बैंकों पे ना हो तो कितने बैंक पैसा खा के डूब जाएंगे, अपने आप को दिवालिया घोषित करके भाग जाएंगे। अभी बैंक डूब गए, कोई बैंक डूब गए, RBI के होते हुए डूब गए, इतने रेगुलेशन के होते हुए डूब गए। कितनी बड़ी गाइडलाइन है, कितने तरह के रिकमेंडेशंस हैं कमेटीज की, उसके बावजूद डूब गए, है ना? एक और लिख लीजिएगा, कमेटीज भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी तो होती है, कमीशन होते हैं, लेकिन कुछ कमीशन और कमेटीज जो है वो बाहर से बनती है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होती है। खुद नीति आयोग उसका पार्ट नहीं है, आप जानते हो। पहले जो प्लानिंग कमीशन वो बाहर से था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होते हुए भी बहुत बड़ा रोल था। अब नीति आयोग है उस जगह पर, ठीक है? तो कमेटीज रिकमेंड करने वाली जगह। अब आप बताओ कि ये जो हमने 10 पॉइंट लिखवाए हैं आपको कमेटीज तक, वहां से लेके, इनमें से कितने प्रश्न आप परीक्षा में देखते हो, होते हैं कि नहीं? हाँ, और ये छूट जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका भी एक नोट्स बनाओ। तो इस बार इस सप्ताह के होमवर्क में आप इन 10 बिंदुओं पे काम करोगे, ठीक है? ये तो ऐसी चर्चा तो मैं आपको उदाहरणों के तौर पर उस पर करते जाएंगे तो ढेरों चर्चाएं की जा सकती है। बहुत विशद है ये, बहुत बड़ा है, और बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी केस स्टडीज हैं, लेकिन ये आपको तैयार करना पड़ेगा।
ठीक है, कब किसके रिकमेंडेशन पे कौन सा आया था, ठीक है, ये वाला ट्रिब्यूनल कैसे बना था। अभी इस सरकार ने ट्रिब्यूनल मर्ज कर दिया, तो बोले बहुत ज्यादा ट्रिब्यूनल हो गया, ट्रिब्यूनल को मर्ज कर दो, तो ये और खतरनाक काम था। उसके ऊपर खूब आलोचना हुई अखबारों में कि सरकार कर क्या रही, मतलब आपके समझ में नहीं आ रहा कि ट्रिब्यूनल भैया उसके लिए बनाया गया था ताकि जल्दी जल्दी न्याय हो और सुविधाएं हो, आप इन सबको मर्ज कर रहे हो। तो ये क्या है, एनसीएलटी है, ये है, टैक्सेशन के ऊपर कितना कुछ है, इनकम टैक्स वाले मसले हैं तो आप ट्रिब्यूनल में जाते हो, जीएसटी वाले इन चीजों के लिए ट्रिब्यूनल में जाते हो। तो दरअसल कोर्ट में कब तक जाते रहोगे, कोर्ट में क्या फैसले इतने जल्दी जल्दी हो जाएंगे। कोर्ट के अपने बर्डन है, मैंने आपको जुडिशरी के अपने समस्याएं बता दी। तो ये आज जो मैंने आपको जितना कुछ बताया है थोड़ा सार संक्षेप है किन चीजों का, एक तो आपके पॉलिटी का, एक दूसरा करंट अफेयर्स का भी इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है, और तीसरा जो है देश की पॉलिसी कैसे बनती है, और ये पब्लिक पॉलिसी वाला पार्ट भी इसमें आता है, ठीक है ना। तो ये और बताओ कोई जिसमें आपको कहीं कोई डाउट हो, तो ये मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। कंट्रोल एंड रेगुलेशन वाला नेक्स्ट क्या था? हाँ, कोऑपरेटिव मूवमेंट का पॉलिटिसाइजेशन होने से बहुत नुकसान हुआ। आपने देखा कि शरद पवार जो है महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो कांग्रेस के जमाने में हुआ है थोड़ा सा निगेटिव काम, बड़े बड़े राजनेताओं ने कोऑपरेटिव पे कब्जा कर लिया और अपनी जमीनें बना ली और अपना ये कर लिया, उसका दुष्परिणाम भी है कोऑपरेटिव के। लेकिन कोऑपरेटिव एक बहुत बड़ा आंदोलन भी निकला, कृषि में बहुत फायदा हुआ उस हरित क्रांति के बाद में। श्वेत क्रांति तो खुद ही कोऑपरेटिव का, अमूल उसका एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अमूल, है ना, व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो वो तो बहुत बड़ा आंदोलन है कोऑपरेटिव का, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो कैसे होता। किसानों के लिए बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज और वो गांव में बनी सहकारी संस्थाएं, एपीएमसीज भी इसी का एक उदाहरण था, मंडी भी कोऑपरेटिव का। लेकिन वहां पर भी एक्सप्लॉयटेशन बहुत हुआ। तो कोऑपरेटिव अलग से है, लेकिन ये इस देश में बहुत लंबे समय तक, करीब 50 सालों से प्रासंगिक है। तो इसके ऊपर जो है आपको कोऑपरेटिव के ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि कोऑपरेटिव का मतलब ये है कि एक व्यक्ति की उतनी ताकत नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे मिलकर के अगर किसी काम को करेंगे तो वो बहुत अच्छे से चल सकता है। पहले जो गांव आत्मनिर्भर माने जाते थे, वो आत्मनिर्भरता कोऑपरेटिव के माध्यम से आ सकती थी, लेकिन उल्टा भी हुआ कुछ। अब जो गांव का व्यक्ति है वो दूध मार्केट से लेके आता है, पहले पड़ोसी के यहां सब्जी भी मार्केट से लेके आता है, तो सब चीजें मार्केट में पहुंचती फिर उसके पास आते हैं, जबकि वो पहले सीधा किसान से ले सकता था, पर उसमें किसान समृद्ध नहीं होते थे। तो ये जो चेन चली है, इसमें जो विदेशों में भेजने तक की बात हुई है, तो उसका कोऑपरेटिव के बिना तो संभव नहीं था, क्योंकि आखिर आप बड़ा ग्रुप जब तक नहीं बनाओगे तब तक ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे। आपके यहाँ एक टैंकर आएगा दूध का और वो पूरा टैंक भर के ले जाएगा, तो इतना दूध होना चाहिए, तो सब लोगों का दूध इकट्ठा होगा तब जाकर के वो टैंकर भरेगा, या 2-3 गांव का मिलकर के टैंकर भरेगा, 10 गांव का मिलकर टैंकर भरेगा, तो सब लोगों को मिलना पड़ेगा। तो कोऑपरेटिव का कंसेप्ट ये था कि अगर हम अकेला वो नहीं कर सकते, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी यही था कि आप ग्रुप बना लो एक अपनी खुद की सहायता करने के लिए, फिर आप सब मिलके लोन ले लो। पर ये जो चीजें थी ये भारत में उतनी सक्सेस इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि भौतिकवाद जिस तरह से आया, मटेरियलिज्म, और दुनिया भर के एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, तो मार्केट जिस प्रकार से खुले तो चीजें बड़ी महंगी थी, खरीदने वाली चीजें बहुत महंगी थी, और ये जिन चीजों पर काम कर रहे थे, वो पापड़, बड़ी, अचार, ये वो, अब इसमें हजारों रुपया नहीं कमाया जा सकता था, मतलब मुश्किल से सैकड़ों रुपए में आमदनी होती थी। तो अब ज्यादा से ज्यादा अपना लोन चुका पाते हो या अपना कोई छोटा मोटा खाना पीना खा सकते हो, तो सर्वाइवल के लिए था, वो सब्सटेंशियल इकोनॉमी के तौर पे था, सरप्लस इकोनॉमी के तौर पे हम कन्वर्ट नहीं कर पाए। और जिसे हम आत्मनिर्भर भारत कहते हैं, वो आत्मनिर्भर भारत केवल अचार बना के, बड़ी बड़ी पापड़ बना के कहां से आत्मनिर्भर हो जाएगा व्यक्ति, जब तक कि, और क्वालिटी बहुत घटिया थी। तो ये जो कोऑपरेटिव के प्रोडक्ट्स थे, ये इसमें अगर क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल की नहीं हुई, अभी हम लोगों ने जो है बहुत सारे हम लोग इंटरनेशनल जो आरसीईपी ज्वाइन क्यों नहीं किया हमने,
आरसीईपी ज्वाइन इसलिए नहीं किया हम लोगों ने क्योंकि हमको डर था कि न्यूजीलैंड के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे इंडिया के जो किसान हैं वो कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, और भारत के मार्केट में न्यूजीलैंड के डेयरी प्रोडक्ट्स भर जाएंगे ऐसे, और यहाँ के लोग बाहर हो जाएंगे, और दुनिया में तो हम और उल्टा बेच नहीं पाएंगे, बल्कि हम जो है हमारा डोमेस्टिक यूज होने लग जाएगा उसका। मतलब अभी हम अपना डिमांड भी पूरा करते हैं, बल्कि कुछ मात्रा में एक्सपोर्ट कर पाते हैं क्योंकि हम अच्छे डेयरी प्रोड्यूसर हैं। तो आरसीईपी का हमको डर हो गया, हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन को ज्वाइन ही नहीं कर पाए, जबकि हमारे लिए बहुत अच्छा मौका था, खास करके चाइना को और उसके साथ जब हम टक्कर की बात करते हैं तब तो बहुत अच्छा था। तो आरसीईपी हमको ज्वाइन करना था। कई बार अभी राइटर बहुत सारे बोलते हैं, अगर आप कॉलम पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कॉलमनिस्ट कि अभी भी हमको तुरंत ज्वाइन कर लेना चाहिए, आरसीईपी ज्वाइन कर लेना चाहिए, लेकिन हम डर गए। तो हमने वर्ल्ड क्लास क्यों नहीं बनाया प्रोडक्ट? ऐसा क्यों डर है कि न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट तो हमारे यहाँ छा जाएंगे और हम उनके देश में छा करके? क्यों? ऐसा उल्टा भी तो हो सकता है कि हम दुनिया में छा जाए, पर वो क्वालिटी नहीं है। हमारे यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, नाबार्ड के माध्यम से, एग्रीकल्चर में, यहाँ पर कोऑपरेटिव में इतना बड़ा रिवॉल्यूशन हो सकता था, लेकिन क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाए जो यूरोप और अमेरिका के बाजारों को पकड़ सके। यहाँ तक कि हम अफ्रीका के बाजारों को भी उस तरह नहीं पकड़ पाए। अब हमारा चाइना के साथ जो व्यापार है 90%, 98% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, 2% हमारा एक्सपोर्ट है। तो ये तो वन वे हो गया हमारा व्यापार, कोई और हम बंद भी नहीं कर पाए उसको। अभी कोरोना में चाहे हमने प्रतिबंध लगाया, हम ज्यादा से ज्यादा वो बंद करके बैठ गए, टिकटॉक, बस टिकटॉक ही बंद किया हमने, बस उसके अलावा तो और कुछ बंद ही नहीं कर पाए हम लोग। वो तो सब यथावत चल रहा है क्योंकि एपीआई था, और उसके बिना जो है हमारा फार्मास्यूटिकल खत्म हो जाता, तो कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। हम सप्लाई चेन में उसके ऊपर निर्भर करते हैं, वो बेसिक सप्लाई चेन है। चाइना को आप माइनस कर ही नहीं सकते, दुनिया का कोई भी देश माइनस नहीं करता। दुनिया का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करना है आपको, सबसे पहले रॉ मटेरियल या किसी एपीआई या किसी भी मटेरियल के इंग्रेडिएंट के लिए आपको चाइना पे निर्भर रहना ही होगा। चाइना पे निर्भर रहे बिना आप इकोनॉमी में ग्रो नहीं कर सकते। दुनिया का कोई देश इग्नोर नहीं कर सकता चाइना को, कोई भी देश। उसने पिछले 30-40 सालों में डेन जाओपिंग के बाद उसने काम ही यही किया। डेन शाओपिंग जो वहां के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने चाइना को बनाए इसी तरह से कि हमको दुनिया की मजबूरी बनना है, हम दुनिया की मजबूरी बन जाए, दुनिया हमारे बिना चल ना सके, और वो करने में वो कामयाब रहा। कोई भी देश नहीं कर सकता, चाइना के बिना कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अगर आपको इकोनॉमी में उतरना है, मैन्युफैक्चरिंग में उतरना है, साइंस टेक में आगे कुछ करना है, आपको चाइना की शरण में जाना ही होगा, उससे व्यापार चालू रखना पड़ेगा। तभी तो अमेरिका इतने बड़े ट्रेड वॉर के बाद कुछ नहीं कर पाता, क्वेश्चन भी आ गया था उसका, कन्फ्रंटेशन पूरा का पूरा सारा का, और उसकी मोनोपोली भी है, इसलिए वो बॉर्डर पे बहुत कुछ बना रहा है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारा फार्मास्यूटिकल बैठ जाएगा जिसपे हम गर्व कर रहे हैं। हम पूरी दुनिया को मेडिसिन देते हैं, हम पूरी दुनिया की वैक्सीन बनाते हैं, तो रॉ मटेरियल तो वही देता है, नहीं तुम बनाओ कैसे? ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एपीआई बोलते हैं हम लोग। तो पढ़िए कभी एपीआई का इंपॉर्टेंस ऑफ एपीआई एंड रोल ऑफ चाइना, पढ़िए इसको तो आपको समझ में आएगा। तो बहुत खतरनाक चीज है। तो हम लोग वर्ल्ड क्लास चीजें जब तक नहीं बनाएंगे, और वर्ल्ड क्लास कहां से बना देंगे? सप्लाई चेन के लिए अब हम बोल रहे हैं नहीं, अब हम भी आत्मनिर्भर बनेंगे। चिप मेकिंग के लिए, सेमीकंडक्टर चिप के लिए अभी हम लोगों ने शुरू किया है, इंडिया शुरू कर रहा है प्लान, लेकिन हम बहुत लेट हो गए। ये सब 20 साल पहले करना था, बहुत लेट है हम लोग, बहुत लेट है। इंदिरा गांधी के समय में होना था। इंदिरा गांधी उस समय लाइसेंस कोटा परमिट को लेकर बैठी थी, वो लिमिटेड एक्सेस देती थी, वो पूंजीपतियों को पसंद नहीं करती थी, निजीकरण उसने होने नहीं दिया। किसी को भी दिया तो बोले लाइसेंस लो, कोटा बनाओ, कितना बना सकते हो, परमिट के बिना तुम कर नहीं पाओगे। तो हर चीज का परमिट, हर चीज का कोटा निर्धारित कर दिया, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, लाइसेंस लो। उस चक्कर में जो है इंदिरा गांधी के समय में बहुत नुकसान हुआ। डेन शाओपिंग खुले दिमाग के थे, इंजीनियर थे, और वो चाइना को कहां से कहां ले गए। और हमारी जो नेत्री थी वो थी लो महिला, लेकिन उन्होंने पूंजीपतियों को दबाया, नेशनलाइजेशन कर दिया बैंक का, प्राइवेट जितने भी थे उन सबको खत्म करने की कोशिश की। विश्वास किया नहीं उन्होंने प्राइवेट लोगों पे कि ये देश का भला भी कर सकते हैं। प्राइवेट लोगों को उस समय में आगे लाया जाना चाहिए था,
उनको छूट दी जानी चाहिए थी, या फिर सरकार के पास इतना रिसोर्सेज नहीं था, सरकार को अपना रोजमर्रा का काम करना। इसलिए तो हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं बिजनेस इज नॉट द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम ही नहीं है बिजनेस करना, इसलिए हम सब बेच देंगे बिजनेस वाली चीजें तो वो चाहते थे कि नहीं, सरकारी नौकरियां तो प्राइवेट वाला देगा नहीं। ओला स्कूटर वाला जो है अभी 2000 बोल रहा है कि 2000 में रोबोट लगा दूंगा, तो वो ये तो बोल रहा है कि मैं जीडीपी में इतना कंट्रीब्यूट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, टैक्स भी दूंगा, वो सब ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है मैं 2000 रोबोट लगाऊंगा। तो नौकरी तो वो प्राइवेट आदमी तो नौकरी देना पसंद ही नहीं करता ना, प्राइवेटाइजेशन में नौकरी कभी नहीं, नौकरी देना का काम जो है वो सरकार का है। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर में जब तक उद्योग नहीं होंगे तब तक नौकरियां नहीं मिलती। तो नौकरियां तो खूब मिली, इंदिरा गांधी नेहरू के जमाने में नौकरियां खूब मिली, लोगों को रोजगार मिला, लोग उठ खड़े हुए, सब हुआ, लेकिन एक नुकसान हो गया। दुनिया में हम सरकारी कंपनियां जो है वो दुनिया से कंपटीशन वाले प्रोडक्ट नहीं बना पाई, और दुनिया से हम लोग कॉम्पीट नहीं कर पाए। और वो जो तैयारी होनी थी, जैसे डेन जाओपिंग ने की, चाइना हमसे पीछे था इकोनॉमी में, जीडीपी में भी, लेकिन वो हमसे बहुत फास्ट आगे निकल गया। 30-40 साल हमने बर्बाद कर दिए। अब हम जाग रहे हैं, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, ये वो सब, लेकिन अब बहुत देरी हो गई। राजीव गांधी ने की, लेकिन राजीव गांधी नॉन पॉलिटिकल आदमी थे। जिस समय में संजय गांधी को होना था वो गलत समय पे थे। इंदिरा गांधी को पूरा खत्म करने में जो है एक तरह से संजय गांधी थे, क्योंकि उनकी नीतियां जो है इंदिरा गांधी को बहुत नुकसान पहुंचाती थी। लेकिन जिस समय वो एक्टिव रोल में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते थे, उस समय में इंदिरा गांधी चली गई और राजीव गांधी आ गए, जो पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल थे। उनसे कई तरह की गलतियां करवाई गई राजनेताओं ने, और कई गलतियां की और वो बेकार हो गए। हालांकि उन्होंने लाइसेंस कोटा परमिट खत्म किया, प्राइवेटाइजेशन को अलाउ किया, लेकिन वो लिमिटेड था। पूरी तरह से आया मनमोहन सिंह के समय में, मैंने बताया आपको, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री, एलपीजी। तब तक बहुत देर हो गई थी, तब तक चाइना पूरा ग्रेप कर चुका था वर्ल्ड को। और डब्ल्यूटीओ का मेंबर वो बना 2002 में, और जैसे ही बना वो टूट के पड़ा। उसने पूरे डब्ल्यूटीओ के जितने रूल्स रेगुलेशंस थे और जितनी कंडीशंस थे, उन सब का भयंकर दुरुपयोग किया। दुरुपयोग किया मतलब पूरा उपयोग किया, दुरुपयोग तो नहीं कह सकते। आपने कानून बनाया तो उसका उपयोग करेगा, और वो छा गया। उन कानूनों के तहत आप चाइना का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते थे, अपने मार्केट से उसको बाहर कर ही नहीं सकते थे। तब तक बहुत देर हो गई। अब हमारे हाथ पांव फूल रहे हैं, खास करके पेंडेमिक और ये और वो। अब आप चाइना से मुकाबला नहीं कर सकते, और वो बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर, हमसे 4 गुना 5 गुना, और अब वो बैठा भी है बॉर्डर पे भी, और दिनों दिन अंदर कंस्ट्रक्शन करता जा रहा है। और तो चारों तरफ चुनौतियां चुनौतियां। लेकिन इस समय में भी अभी हम चेत जाए, क्वालिटी प्रोडक्ट पे ध्यान दें, डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करना भी और विदेशों की डिमांड को भी, यानी हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारा कुछ हो। तो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे इंडियंस को, जिसकी दुनिया में डिमांड बढ़े, तब जाकर के हमारा इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, तब जाकर के हम करेंगे। तो कोऑपरेटिव और एग्रीकल्चर, और एक तो जनसंख्या हमारी इतनी ज्यादा है कि हमारे यहीं पे बहुत कुछ लगता है। तो दुनिया के सबसे बड़े चाय के उत्पादक होते हुए सारी चाय हम ही पी जाते, ठीक है। तो सबसे बड़े प्रोड्यूसर है, लेकिन एक्सपोर्टर हम नहीं है। ये बड़ी अजीब चीज है। जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हो तो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी तो आपको होना चाहिए ना। तो वो अजीब चीज है। खाना पीना सब बनाते हैं, फिर भी दालें भी आयात करो, खाने का तेल भी आयात करो, पेट्रोल डीजल हमारे यहाँ होता नहीं है। कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि में भी आयात करना पड़ता है। तो बड़ी विचित्र स्थिति। खाद्यान्न में भरे पड़े रहते हैं 3-3 साल के लिए। तो सब तो गेहूं खा नहीं सकते रोज, कुछ ना कुछ और भी खाएगा आदमी। तो प्रोटीन फूड नहीं है हमारे यहाँ, केवल पेट भरने वाला फूड है, जिसमें पेट को भर दिया जाता है। तो कार्बो वाला फूड है, प्रोटीन फूड नहीं है। तो ये बहुत सारी दिक्कत है। तो मैंने आज आपको संक्षेप में जो है ये फेल क्यों हुए उसके कारण बता दिए। बहुत ही सार संक्षेप में है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आई होगी आपको समझ में, लेकिन आपने इतने लेक्चर सुने तो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाओगे डॉट्स को, ठीक है। चलिए, तो आज की बात समाप्त करते हैं।